अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और सनसनीखेज कोर्ट कहानी सुनते हैं। केस को अदालत में लगे कमोबेश 1 माह हो गया था, लेकिन आज इसकी पहली बाकायदा समाअत थी। मेरा मौक्किल एक नफ्सियाती मौलिज था और वो अपनी एक पेशेंट के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होकर अदालत तक पहुंच गया था। मैंने अच्छी तरह स्टडी करने के बाद ही इस केस में हाथ डाला था। मेरी मखसूस पेशेवराना तहकीक ने मुझे बता दिया था कि मुल्ज़िम डॉक्टर ताबिश बेगुनाह था, इसलिए मैंने बड़े एतमाद के साथ इसे इस झमेले से निकालने की तैयारी कर रखी थी। जैसा कि मैंने इब्तिदा में बताया, आज पहली बाकायदा कार्रवाई थी। जज कुर्सी इंसाफ पर मुतमकिन हो चुका तो उसने हाज़रीन अदालत पर एक तायराना निगाह डाली और वकील इस्तग़ासा की तरफ देखते हुए भारी भरकम लहजे में कहा, प्रोसिक्यूशन। जनाब अली, वकील इस्तग़ासा ने खंगार कर गला साफ करने के बाद कहा। मुल्ज़िम ने पूरी मनसूबाबंदी के साथ मकतूला ताबिंदा को मौत की नींद सुलाया है। हालांकि एक डॉक्टर का काम इंसान की ज़िंदगी बचाना होता है, मगर बाज़ मसीहा अंदर से इतने घिनौने साबित होते हैं कि लोगों का इंसानियत के इन मोहसिनों पर से भरोसा उठ जाता है। मेरी मोअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त है कि कटहरे में खड़े इस सफ़ाक कातिल की ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए इस मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए ताकि इस खतरनाक मुजरिम को करार वाकई सज़ा मिल सके। वकील इस्तग़ासा ने पहले ही ओवर में लगातार 2-3 बाउंसर्स गिरा दिए थे। मैंने पुलिस के तैयार करदा चालान को बड़ी बारीक बीनी से पढ़ा था और मुझे ये अच्छी तरह से मालूम था कि इस्तग़ासा की कौन सी शॉर्ट पिच डिलीवरी को कैसे और कहाँ पुल करना है। वकील इस्तग़ासा की बात ख़त्म हुई तो जज ने सवालिया नज़र से मुझे देखते हुए कहा, डिफेंस प्लीज़। योर ऑनर, अपने मुवक्किल की ज़मानत के हक़ में मैं कुछ कहने से पहले वकील सरकार की बाज़ जज्बाती मानदाना गलतियों की निशानदही करना ज़रूरी समझता हूँ। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अगर मुअज़्ज़ज़ अदालत की इजाज़त हो तो, क्योंकि अगर किसी इमारत की बुनियाद में कोई कजी या कमज़ोरी रह जाए तो इसकी पायदारी और तकमील के बारे में बसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। अदालत में आने वाला हर केस भी एक इमारत के मानिंद ही होता है, जिसकी नींव इस्तग़ासा के हाथों से रखी जाती है। फिर दोनों जानिब के वकला अपनी अपनी ताकत, हुनर और तजुर्बे की मदद से इस इमारत की तामीर में हिस्सा डालते हैं। जज ने अस्बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, परमिशन ग्रांटेड योर ऑनर। वकील इस्तग़ासा के बयान की रोशनी में मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इन्हें ये बात कैसे मालूम हुई कि मुल्ज़िम ने किसी मनसूबाबंदी के तहत मकतूला को मौत की नींद सुलाया है। मैंने मोतदिल अंदाज में अपने काम का आगाज़ करते हुए कहा, क्या इस सिलसिले में मुल्ज़िम ने मेरे फाजिल दोस्त से किसी नौइयत की मुशावरत की थी? और क्या जब मकतूला की मौत वाक़ई हुई तो इस वक्त वकील इस्तग़ासा ने अपनी आंखों से वो भयानक मंजर देखा था? क्योंकि इनके लहजे के एतमाद और जोश से यही ज़ाहिर हो रहा है कि ये मौत के मंजर के ऐनी शाहिद हैं। वकील इस्तग़ासा ने मानदाना नज़र से मुझे घूरा और खफगी भरे लहजे में बोला, इस्तग़ासा के पास ऐसे ठोस सबूत मौजूद हैं जो मुल्ज़िम को गुनहगार साबित कर देंगे। मैंने कोई भी बात ऐसे ही नहीं कह दी। ठोस सबूत तो दोनों जानिब के वकला के पास हैं मेरे फाजिल दोस्त, मैंने तंज़िया लहजे में कहा, और हर वकील को इस अमर का यकीन भी होता है कि वो अपने ठोस सबूत को पेश करके मुखालिफ पार्टी पर सबकत और फतह हासिल कर लेगा। लेकिन असल मसला तो इस ठोस सबूत को मुअज़्ज़ज़ अदालत की नज़र और मयार पर खरा साबित करने का है। अमूमन यही होता देखा गया है कि एक तरफ से पेश किए गए सबूत को वकील मुखालिफ अपने ठोस दलाइल के ज़रिए पलक झपकते में रेत की दीवार बनाकर ज़मीन पोश कर देता है। तो मेरे फाजिल दोस्त, मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस खारिज की और फिर वकील इस्तग़ासा की आंखों में देखते हुए इन अल्फाज में इजाफ़ा कर दिया, खुदारा आप इस केस पर थोड़ा रहम खाएं और जब तक आपके ठोस सबूत इस अदालत से एतबार की सनद हासिल नहीं कर लेते, आप मेरे मुवक्किल को मुल्ज़िम ही रहने दें। आपने इसके लिए सफ़ाक कातिल, ख़तरनाक मुजरिम, इंसानियत का दुश्मन
معاشرے کا گھناؤنا کردار، لا بلا بلا جیسے جو نازیبہ استعمال کیے ہیں نا الفاظ، وہ ملزم کے ساتھ کھلی زیادتی ہے۔ آپ اپنی وکیلانہ توانائی کو عدالتی کارروائی کے لیے بچا کر رکھیں تو اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ پراسیکیوشن جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ غیر ضروری اور قبل از وقت الفاظ کا استعمال ترک کر کے اپنی بات جاری رکھیں۔ جناب عالی، استغاثہ کے گواہوں اور دیگر ٹھوس ثبوت کو وقت آنے پر عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ وکیل استغاثہ نے برا سا منہ بنا کر مجھے دیکھنے کے بعد جج سے کہا، فی الحال میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ جناب عالی، میرا موکل اور اس کیس کا ملزم اس معاشرے کا ایک معزز شہری ہے اور اس کا تعلق ایک معتبر پیشے سے ہے۔ میں نے ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، تابندہ مرڈر کیس کی مدد سے اس کی ساکھ اور شہرت کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، لہٰذا انصاف کا تقاضا تو اس کی ضمانت کی منظوری کا متقاضی ہے۔ ملزم ایک بااثر شخص ہے یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے ایک بار پھر میرے موکل کی ضمانت رکوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اس کے آزاد رہنے سے زیر سماعت مقدمے پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یور آنر، میرے فاضل دوست تیز دھار تلوار کی مدد سے اڑتی ہوئی ایک مکھی کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، حالانکہ یہ بات انہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ معاشرے کے بااثر افراد کسی بھی قسم کی کسٹڈی میں ہوں یا پھر آزاد، ان کے اختیارات اور رسائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ مجھے یقین ہے ملزم کی ضمانت منظور ہو جانے سے اس کیس کے حلیے میں کوئی بدہیئت تبدیلی نہیں آئے گی۔ یور آنر، یہ قتل کا مقدمہ ہے اور ملزم، آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے جس کی بنا پر ملزم کی درخواست ضمانت کو مسترد کرنا ناگزیر ہو جائے؟ جج نے وکیل استغاثہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سپاٹ آواز میں استفسار کیا۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے پرانی گھسی پٹی باتوں کو دہرانے لگا۔ اس کے خاموش ہونے پر جج نے 50,000 کے ذاتی مچلکوں پر ڈاکٹر تابش کی ضمانت بعد از گرفتاری کو منظور کر لیا۔ آئندہ پیشی پر کارروائی کا آغاز ہوا تو کمرہ عدالت سامعین سے بھرا ہوا تھا۔ گزشتہ پیشی پر میں نے اس کیس کی پہلی کامیابی حاصل کر لی تھی، جس کا نام تھا اپنے موکل کی منظوری ضمانت۔ قتل کے کیس میں ملزم کی ضمانت کرانا ناممکن کی حد تک مشکل ثابت ہوتا ہے۔ بہرکیف یہ مشکل کام ہو چکا تھا۔ میرا موکل ایک آزاد ملزم کی حیثیت سے اس وقت ایکیوز باکس میں کھڑا تھا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا بیان حلفی ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تقریباً وہی بیان تھا جو وہ اس سے پہلے پولیس کو دے چکا تھا، بس میری ہدایت پر ملزم نے اس بیان میں بعض نئی چیزیں شامل کر لی تھیں جن کی ایک مخصوص قانونی اور تکنیکی حیثیت تھی جو آگے چل کر ملزم کے لیے مفید ثابت ہونے والی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں پوسٹ مارٹم اور کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ تابندہ کی موت 7 جنوری کی دوپہر 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس کی موت کا سبب ایک خطرناک سریع الاثر زہر آرسینک ٹرائی آکسائڈ تھا۔ مقتولہ کے معدے میں آرسینک ٹرائی آکسائڈ کی بھاری مقدار پائی گئی تھی۔ مقتولہ کی عمر 30 کے آس پاس تھی۔ وہ نہایت ہی پرکشش اور حسین و جمیل عورت تھی۔ اس کی لاش ایک مقامی ہوٹل کے کمرے میں پائی گئی تھی۔ ملزم کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے ایکیوز باکس کے نزدیک چلا گیا۔ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم تابش کی عمر 50 سے زیادہ تھی۔ وہ درمیانے قد اور بھرے بھرے جسم کا مالک ایک صحت مند اور ہینڈسم مرد تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک خاص قسم کی کشش پائی جاتی تھی اور یہ اس کے پیشے کا تقاضا بھی تھا۔ وہ ایک ماہر نفسیات تھا۔ اپنے کلائنٹس کو مطمئن اور صحت یاب کرنے کے لیے اس کی ذات اور زبان کا پرتاثیر ہونا ضروری تھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ مقتولہ آپ کے زیر علاج تھی؟ وکیل استغاثہ نے پہلا سوال کیا۔ ملزم نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ مقتولہ کب سے آپ کے پاس آ رہی تھی؟ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اور اسے کون سی بیماری تھی؟ وہ لگ بھگ 1 سال سے میرے کلینک پر آ رہی تھی۔
मुलजिम ने जवाब दिया, एक सदमे ने इसके दिमाग का कबाड़ा कर दिया था और आप इसके दिमाग के कबाड़ खाने की फर्निशिंग में मसरूफ़ थे। वकील इस्तग़ासा ने तंज़िया लहजे में कहा, वो इस ट्रीटमेंट से आपके करीब होती चली गई थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा डॉक्टर ताबिश? एक डॉक्टर ख़ुसूसन माहिर नफ्सियात का काम यही है कि वो अपने क्लाइंट को इस सदमे से बाहर निकाले जिसके सबब उसकी ज़िंदगी नमूना जहन्नम बन चुकी होती है। मुलजिम ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मकतूला हर गुज़रते दिन के साथ मेरे नज़दीक होती जा रही थी। वो दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा मुझ पर करने लगी थी और यही मेरे इलाज की खासियत और कामयाबी थी। मैं इसे एक ऐसे जज्बाती सदमे से बाहर निकाल लाया था जो उसके लिए सुहाने रूप बना हुआ था। वो मेरे ट्रीटमेंट से तकरीबन 90% ठीक हो चुकी थी। ज़िंदगी की हकीकत इसकी समझ में आ गई थी और अब वो एक नई उमंग और तरंग के साथ ज़िंदा रहना चाहती थी और इस नई उमंग और तरंग का नाम था डॉक्टर ताबिश। वकील इस्तग़ासा ने तंज़िया लहजे में कहा, इसका क्या मतलब हुआ? मुलजिम ने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। आपने मकतूला को अपनी मीठी और लच्छेदार बातों के जादू में इस तौर जकड़ लिया था कि इसे आपके अलावा इस दुनिया में और कोई काबिल भरोसा शख्स दिखाई नहीं देता था। वकील इस्तग़ासा ने मायना खेज़ अंदाज में कहा, वो सारी ज़िंदगी आपकी मेहरबान रफ़ाकत में गुजारने का ख्वाब देखने लगी थी। आपने उसकी हौसला अफजाई में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, लेकिन जब आपने ये देखा कि वो आपके लिए मुसीबत बनने जा रही है तो पहले आपने इसे समझाने की कोशिश की, मगर आपकी हर नसीहत बेअसर साबित हुई। आपकी जिस साइकोथेरेपी ने पहले मकतूला को मायूसी के अंधेरे से निकालकर जीने का हुनर सिखाया था, अब वही थेरेपी किसी काम की नहीं रही थी, क्योंकि मकतूला ने आपको हासिल करने की ठान ली थी और आप ऐसा नहीं चाहते थे। लिहाजा जब आपके तमाम नफ्सियाती हरबे और तराकीब नाकाम हो गईं तो आपने मकतूला से जान छुड़ाने का फ़ैसला कर लिया। वकील साहब, आपकी बेशतर बातें दुरुस्त हैं सिवाय आखिरी बात के कि मकतूला की मौत का ज़िम्मेदार मैं हूँ। डॉक्टर ताबिश ने मुतहम्मिल लहजे में जवाब दिया, ये ठीक है कि एक माहिर नफ्सियात अपने क्लाइंट की दिमागी सेहत को नॉर्मल करने के लिए उसके जज्बाती मामलात के इंतहाई करीब हो जाता है और उसे ये एहसास दिला देता है कि वो इस पर अंधा एतमाद कर सकता है। नफ्सियाती इलाज में पेशेंट का अपने मुआलिज पर कामिल भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई भी थेरेपी नतीजा खेज़ और कारआमद साबित नहीं हो पाती। मकतूला के केस में भी यही मामला था। उसने मेरे ज़ेरे इलाज रहते हुए ये तमाम नफ्सियाती मराहिल तय किए थे, तभी मैं इसे मायूसी के खूब अंधेरे से निकाल कर ज़िंदगी की तरफ लाने में कामयाब हो पाया था। बाकी जहाँ तक आपकी आखिरी बात का ताल्लुक़ है तो वो सांस हमवार करने की गर्ज से रुका और फिर इन अल्फाज में इजाफ़ा कर दिया, यह आपके जहन की इख्तिरा है, यह हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं रखती। मैंने मकतूला के अंदर जीने की उमंग और हौसला ज़रूर पैदा किया था, मगर उसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी जिससे वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि मैं इसकी ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। और मैंने इसके अंदर भी ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं की थी जिससे ज़ाहिर होता हो कि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने की ख्वाहिशमंद है। वक़ुआ से चंद रोज़ पहले वकील इस्तग़ासा ने मायना खेज़ अंदाज में कहा, मकतूला आपसे मिलने आपके अपार्टमेंट तक चली आई थी। आपने इसे बहुत जल्दी फ़ारिग कर दिया था, लेकिन इसके जाने के बाद आप दोनों मियाँ बीवी में ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था और इस झगड़े का सबब मकतूला ही थी। हाँ बिल्कुल, मुलजिम ने मुतदिल अंदाज में जवाब दिया, ऐसा वाक़या रूनुमा तो हुआ था। मकतूला का नफ्सियाती इलाज मुकम्मल करने के बाद मैं इससे राब्ते में नहीं रखा था, इसीलिए वो मुझसे मिलने घर चली आई थी। घर पर ही क्यों? वकील इस्तग़ासा ने तेज़ आवाज़ में इस्तफ़सार किया, वो आपके क्लिनिक पर भी तो आपसे मिलने आ सकती थी। बिल्कुल, उसूली तौर पर तो उसे क्लिनिक पर ही आना चाहिए था। मुलजिम ने मुतदिल अंदाज में जवाब दिया, वो मेरे घर पर क्यों चली आई थी, इसका जवाब आपको मकतूला ही दे सकती है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरा मौक्किल एक तालीम याफ्ता ज़हनी अमराज का मुआलिज था। वो बड़े नपे-तुले अल्फाज में कमाल एतमाद के साथ वकील सरकार की जिरह का सामना कर रहा था।
مجھے ابھی تک ایک بار بھی اس کی مدد کے لیے لب کشائی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں ملزم کی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن تھا۔ کیا اس سے پہلے بھی مقتولہ کبھی آپ کے گھر پر آئی تھی؟ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے میں تیزی لاتے ہوئے پوچھا۔ ملزم نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں۔ یعنی کہ وہ مقتولہ اور آپ کی بیوی نادرہ کی پہلی ملاقات تھی؟ جی ہاں۔ حیرت کی بات ہے، وکیل استغاثہ نے عجیب سے لہجے میں کہا، آپ کی بیوی مقتولہ کو پہلے سے نہیں جانتی تھی؟ وہ دونوں پہلی بار ملی تھیں، پھر مقتولہ کے جانے کے بعد آپ دونوں میاں بیوی کے جھگڑے کا سبب سمجھ میں نہیں آتا۔ معزز عدالت آپ کی زبان سے حقیقت جاننا چاہتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ نادرہ مقتولہ کو میری کلائنٹ کی حیثیت سے غائبانہ طور پر جانتی تھی، ملزم نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ نادرہ ایک شکی مزاج عورت ہے۔ وہ میری ہر فیمیل کلائنٹ کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے۔ سائیکو تھراپی کو پراثر بنانے کے لیے ایک نفسیاتی معالج کو اپنے کلائنٹ کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہونا پڑتا ہے۔ اسے یہ احساس دلانا پڑتا ہے کہ معالج کو اس کا بہت زیادہ خیال ہے، تبھی جا کر دماغی مریض جذباتی صدمے سے باہر نکل پاتا ہے۔ میرے اپنی کلائنٹ کے ساتھ اسی انسیت اور لگاؤ کو نادرہ منفی نظر سے دیکھتی ہے۔ تمام کلائنٹس نہیں ڈاکٹر صاحب، وکیل استغاثہ قطع کلامی کرتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولا۔ صرف فیمیل کلائنٹس، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، ملزم نے مختصر جواب دیا، اور خاص طور پر وہ فیمیل کلائنٹس جو کلینک کے بجائے گھر پر آنا شروع کر دیں۔ وکیل استغاثہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا مقتولہ سے پہلے بھی آپ کی فیمیل کلائنٹس آپ سے ملنے آپ کے گھر آتی رہتی ہیں؟ مطلب کہ آتی رہتی تھیں؟ نہیں، ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ پھر تو آپ کی بیوی کے شک میں خود بخود وزن بھر جاتا ہے، وکیل استغاثہ نے سمائنی انداز میں کہا۔ آپ اپنے انداز میں سوچنے کے لیے آزاد ہیں وکیل صاحب، ملزم نے بے پرواہی سے کہا۔ میں آپ کی بیوی کی سوچ کی بات کر رہا ہوں، وکیل استغاثہ نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ مقتولہ پہلی مرتبہ آپ کے گھر پہنچی تو اس کی آمد کو لے کر آپ کی بیوی نے خوب ہنگامہ مچایا تھا۔ مچایا تھا یا نہیں؟ مچایا تھا، ملزم نے رسانیت بھرے انداز میں کہا، کیونکہ آپ کی بیوی کو شک نہیں بلکہ یقین تھا کہ آپ کا مقتولہ کے ساتھ کوئی سنجیدہ چکر ہے۔ وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں کہا، آپ کی رہائش گلشن اقبال کے علاقہ 13D میں واقع ہے اور آپ کا کلینک بلاک 2 PECHS میں واقع ہے، جبکہ مقتولہ کا گھر خداداد کالونی میں ہے۔ آپ کا کلینک مقتولہ کے گھر کے انتہائی نزدیک پایا جاتا ہے، لیکن وہ کلینک کے بجائے کئی کلومیٹر دور آپ کے گھر پہنچ گئی۔ آپ کی بیوی کا شک کرنا تو بنتا ہے ڈاکٹر صاحب۔ وکیل استغاثہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ میرے موکل کو کارنر کرنے کی کوشش میں مصروف تھا، لیکن ملزم ابھی تک اس کے دباؤ میں نہیں آیا تھا۔ نادرہ میرے اور مقتولہ کے تعلقات کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، یہ آپ اسی سے پوچھ لیجیے گا، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ نادرہ کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل ہے، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ باقی جہاں تک میری سوچ کا تعلق ہے تو میں اس بارے میں آپ کو واضح طور پر بتا چکا ہوں۔ آپ کی بیوی کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں اس لیے موجود ہے کہ وہ اس واقعے کے بعد آپ کو چھوڑ کر جا چکی ہے، وکیل استغاثہ نے جارحانہ انداز میں کہا۔ وہ اس وقت اپنے میکے میں ہے اور 8 سالہ کرن بھی اس کی کسٹڈی میں ہے۔ کوئی بھی بیوی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر پرائی عورتوں سے راہ و رسم بڑھائے اور وہ نامحرم عورتیں گھر تک بھی آنے لگیں۔ نادرہ کا روٹھ کر میکے چلے جانا آپ کا تراشا ہوا افسانہ ہے وکیل صاحب، ملزم نے سپاٹ آواز میں کہا۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم میاں بیوی کے درمیان ہونے والی لڑائی کا تعلق مقتولہ کے میرے اپارٹمنٹ پر آنے سے ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر کس سے تعلق ہے؟ وکیل استغاثہ نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، ملزم نے ٹھوس انداز میں کہا۔ وہ دوسری نوعیت کا ایک خانگی معاملہ تھا۔ اوہ، اچھا، وکیل استغاثہ نے استہزائی انداز میں کہا۔ اب یہ تو تسلیم کرتے ہیں نا کہ نادرہ آپ کی دوسری بیوی ہے؟ آپ کی پہلی شادی عارفہ نامی ایک عورت سے ہوئی تھی جو ایک انتہائی امیر باپ فرقان حمید کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بزنس مین فرقان حمید نے اپنی بیٹی کی خوشی اور آرام و آسائش کی خاطر آپ کو اس مقام تک پہنچانے میں اپنی دولت کا بے دریغ استعمال کیا تھا۔ آپ کی نفسیات کی پڑھائی رہی ایک طرف،
لیکن اگر معاشرتی اور معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس وقت آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے خسر اول فرقان حمیدی ہی کا عطا کردہ ہے۔ ہاں، یہ ایک حقیقت ہے، ملزم نے تصدیقی انداز میں کہا۔ انکل فرقان کے احسانات کا شمار ممکن نہیں ہے۔ آپ نے ان کے احسانات کا صلہ بھی خوب دیا تھا، وکیل استغاثہ نے زہریلے انداز میں کہا۔ آپ کی پہلی بیوی اور فرقان حمید کی اکلوتی بیٹی عارفہ کی موت کے بعد بعض لوگوں کی انگلیاں آپ کی جانب اٹھی تھیں۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے بآواز بلند کہا۔ میرے فاضل دوست اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھے ہیں کہ اس وقت عدالت میں تابندہ مرڈر کیس کی سماعت جاری ہے اور اس معاملے کا ملزم کی زوجہ اول اور زوجہ دوئم سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اگر وکیل سرکار مقتولہ تابندہ کو ملزم کی ہونے والی تیسری متوقع بیوی سمجھ بیٹھے ہیں تو یہ ان کا دماغی فطور ہے۔ میرے خیال میں اس قسم کی فضول بحث معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ آبجیکشن سسٹینڈ، جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ پراسیکیوشن غیر ضروری باتوں میں الجھے بغیر اجرا کا عمل جاری رکھے۔ وکیل استغاثہ نے ناپسندیدہ نظر سے مجھے گھورا اور دو چار ضمنی سوالات کے بعد اپنی اجرا کے اختتام کا اعلان کر دیا۔ مجھے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ زیر سماعت کیس سے متعلق سوالات تو وکیل استغاثہ نے پہلے 10 منٹ ہی میں ملزم سے پوچھ لیے تھے۔ اس کے بعد اپنی اجرا کو بھاری بھرکم بنانے کی محض ایک بھونڈی اور بے اثر کوشش ہی تھی اور جج کی تاکید کے بعد اس کوشش کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اپنی باری پر میں ایکیوز باکس کے نزدیک چلا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو مجھے اپنے موقع سے کچھ بھی نہیں پوچھنا تھا، مگر وکیل سرکار نے نادرہ اور عارفہ کے معاملات کو اچھال کر ملزم کی پوزیشن کو کمزور اور مشکوک بنانے کی جو صحیح کی تھی اس کا جواب عدالت کے ریکارڈ پر آنا بہت ضروری تھا تاکہ سند رہے اور آئندہ عدالتی کارروائی کے دوران میں استغاثہ کی جانب سے ایسی مزید کسی کوشش کا امکان باقی نہ رہے۔ تابش صاحب، میں نے اپنے موکل کو مخاطب کرتے ہوئے نرم لہجے میں استفسار کیا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ وقوع سے پہلے مقتولہ کم و بیش 1 سال سے آپ کے زیر علاج تھی، مگر ابھی تک اس کے دماغی مرض کا کہیں ذکر نہیں ہوا۔ کیا آپ اپنے کلائنٹ کے مسئلے پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ تابندہ بہت زیادہ اذیت سے گزر رہی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ایک بوڑھے باپ کے سوا اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ اس کی ماں فضیلہ بیگم 5 سال پہلے فوت ہو گئی تھی۔ اس کا باپ ظہور حسین ایک ریٹائرڈ سرکاری اہلکار ہے۔ وہ اپنی زندگی میں مقتولہ کا گھر بسانے کے لیے کوشاں تھا۔ تابندہ ایک پرکشش اور نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی۔ 30 سال کی ہو جانے کے باوجود بھی وہ 22-23 سال سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بہرحال ظہور حسین نے ایک جگہ اس کا رشتہ طے کر دیا۔ یہ مقتولہ کی وہ ہسٹری ہے جو اس کے باپ ظہور حسین نے خود مجھے بتائی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو علاج کی غرض سے میرے کلینک پر لے کر آیا تھا اور مجھ سے منت کی تھی کہ میں کسی بھی طرح مقتولہ کو نارمل کر دوں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ مقتولہ کا رشتہ جس لڑکے کے ساتھ طے ہوا تھا اس کا نام جمشید تھا اور وہ تابندہ سے 5 سال چھوٹا تھا۔ جب انہیں ملنے اور بات چیت کا موقع ملا تو مقتولہ کو اپنے منگیتر سے محبت ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مقتولہ کی محبت میں بے انتہا شدت پیدا ہو گئی۔ یہ وہی وقت تھا جب منگیتر کے ایک غیر متوقع فیصلے نے مقتولہ کے دماغ کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ ایسا کیا ہو گیا تھا؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے سوال کر دیا۔ جمشید نے یہ رشتہ توڑنے کا اعلان کر دیا تھا۔ ملزم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے انکشاف انگیز انداز میں جواب دیا۔ اسے اپنی ایک گرین کارڈ ہولڈر کزن یکایک پسند آ گئی تھی۔ اس امریکہ پلٹ کزن کا نام راحلہ تھا اور وہ جمشید سے عمر میں نہ صرف 20 سال بڑی تھی بلکہ واجبی سی شکل و صورت کی حامل ہونے کے علاوہ بے انتہا موٹی اور بے ڈھنگی بھی تھی۔ 45 سالہ راحلہ میں صرف ایک ہی خوبی تھی کہ وہ گرین کارڈ ہولڈر تھی اور شادی کرنے پاکستان آئی ہوئی تھی۔ جمشید نے وقتی فائدے اور امریکہ میں مستقل قانونی قیام کے لالچ میں آ کر مقتولہ کی محبت کو جوتے کی نوک پر مارا اور 2 ماہ کے اندر ہی وہ راحلہ کے ہمراہ کراچی سے ٹیکساس پہنچ گیا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا۔
इस ट्रेजेडी ने मकतूला की दिमागी हालत को नुकसान पहुंचाया होगा। कोई ऐसा वैसा नुकसान वकील साहब? वो मुतदिल अंदाज में बोला। इसकी मोहब्बत का कांच महल तो किची किची हुआ ही था। इस पर मुस्तज़ाद ये कि वो कमज़र्फ जमशेद इसकी अना और खुददारी पर भी कोड़े बरसा गया था। अगर राहिला उम्र, सेहत, तालीम, खूबसूरती या किसी भी ज़ाविये से मकतूला से बरतर होती तो शायद वो जमशेद के इस फैसले से इतनी ज़्यादा मुतासिर न होती, मगर वो कमीना 80 मन की एक धोबन की खातिर उसे ठुकरा कर चला गया था, सिर्फ और सिर्फ अमरीकी शहरियत के लालच में। मैं और कमरा अदालत में मौजूद हर ज़ी शऊर मर्द व ज़न ये समझ सकता है कि इस नाखुशगवार बल्कि वाहियात वाक़ये ने मकतूला के जज्बात व एहसासात को कैसी कैसी जांसोज़ आजमाइशों से गुजारा होगा। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। इस हादसे ने मकतूला के दिमाग को बुरी तरह तबाह व बर्बाद कर दिया था। मुलजिम ने ठहरे हुए लहजे में कहा। इसे अपनी मोहब्बत पर बल्कि खुद पर भी एतबार नहीं रहा था। वो जब भी इस वाक़ये के बारे में सोचती तो इसे फटस पड़ने लगते थे। जब ज़हूर हुसैन इसे मेरे पास लेकर आया तो इसकी दिमागी और जिस्मानी सेहत टूटने की कगार पर थी। मकतूला की सोच में इस नुक्ते को जागज़ी करने में मुझे 1 साल लग गया कि मोहब्बत, प्यार और इश्क इंसानी दिमाग में वक़ू पज़ीर होने वाले एक कीमियाई रद्द-ए-अमल यानी कि केमिकल रिएक्शन के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये कोई आसान काम नहीं होगा। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। ज़ाहिर है इस मकसद को हासिल करने के लिए आपने स्पीच थेरेपी के अलावा मखसूस अद्वियात का इस्तेमाल भी किया होगा। मेडिकेशन नफ्सियाती इलाज का एक हिस्सा ही है, उसने मुतदिल अंदाज में बताया। एक जानिब मकतूला की दिमागी हालत तबाह थी तो दूसरी तरफ उसे दौरे भी पड़ने लगे थे। 2-3 बार तो उसे मेरे क्लिनिक पर भी दौरा पड़ा था, जो एपिलेप्सी के दौरे जैसा था। हाथ पाँव खतरनाक अंदाज में मुड़े हुए, गर्दन टेढ़ी और मुंह से झाग जारी। ये डिप्रेशन और एपिलेप्सी की मिली जुली शक्ल थी। लिहाजा इस कैफियत से बाहर निकालने के लिए इसे मैंने मकतूला को एंटी डिप्रेसेंट और एंटी फिटिस दवाइयाँ एक साथ इस्तेमाल कराई थीं। जब मकतूला की लाश एक मकामी होटल के कमरे से दरियाफ्त हुई तो इसकी अजीब हालत थी। इसके पर्स में से आपकी तजवीज़ करदा मेडिसिन्स भी बरामद हुई थीं। मैंने मुलजिम की आंखों में देखते हुए कहा। केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की मौत आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड नामी एक ख़तरनाक जहर से वाक़ई हुई थी। मोअज़्ज़ज़ अदालत ये जानना चाहती है कि आपने अपनी पेशेंट को जो अद्विया इस्तेमाल करने का मशवरा दिया था, इनमें से किसी के अंदर आर्सेनिक का कोई मुरक्कब तो मौजूद नहीं था? हरगिज़ नहीं वकील साहब, वो ठोस अंदाज में बोला। मैं आपको अपने लिखे हुए नुस्खे के मुंदरजात बता देता हूँ। आप किसी भी लेबॉर्ट्री से इन मेडिसिन्स का तज्ज़िया करवा सकते हैं। इसके बाद मुलजिम डॉक्टर ताबिश ने 2 अहम दवाओं के नाम नोट करा दिए। इस्तग़ासा ने इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है कि आपके इलाज के दौरान में मकतूला आपकी शख्सियत से इस कदर मुतासिर हुई थी कि वो आपसे मोहब्बत करने लगी थी, हत्ता कि उसने आपसे शादी के ख्वाब देखना भी शुरू कर दिए थे। मैंने कुरेदने वाले अंदाज में इस्तफ़सार किया। मुअज़्ज़ज़ अदालत ये जानने में दिलचस्पी रखती है कि इस्तग़ासा के इस मौक़िफ़ में किस हद तक सदाकत है। वैसे तो मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मुख्तलिफ सवालात के जवाब में अपनी सफाई पेश कर चुका हूँ, वो मुतदिल अंदाज में बोला। लेकिन आपके सवाल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता वकील साहब। सीधी और साफ बात यह है कि वो सांस हमवार करने की क़स्द से थमा, फिर ठहरे हुए लहजे में इजाफ़ा कर दिया। मैं मकतूला को जिस साइकोलॉजिकल थ्योरी की मदद से ज़िंदगी की तरफ वापस लाने में कामयाब हो पाया था, इस किस्म की थ्योरी की बुनियाद एक लाइन पर खड़ी है, यानी मोहब्बत, प्यार और इश्क की कोई हकीकत नहीं। ये इंसानी दिमाग में वक़ू पज़ीर होने वाला एक केमिकल रिएक्शन है जो इसके एहसासात, जज्बात और ख़यालात के ताबे होता है। इस सच्चाई को समझ लेने या कबूल कर लेने के बाद मकतूला का मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाना किसी दीवाने की पड़ या फिर इस्तग़ासा की हट के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता मकतूला वाक़ियतन मेरे काफ़ी नज़दीक आ गई थी और मुझसे मेल मुलाकात को जारी रखना चाहती थी, लेकिन मैं नादरा की फ़ितरत और मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ था। लिहाजा मैंने अपने घर का अमन व अमान कायम रखने के लिए
مقتولہ کو خود سے دور رکھنے کی پالیسی اپنا لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھ سے ملنے گھر پر آ گئی تھی۔ اور آپ کی بیوی نادرا کے روٹ کر میکے جا بیٹھنے کا اصل سبب کیا ہے؟ میں نے ایک خاص مقصد سے یہ سوال کیا۔ اور اب تو وہ آپ کے خلاف گواہی دینے والی بھی ہے۔ ایک شام میں نے غصے میں آ کر نادرا کو تھپڑ مار دیا تھا، ملزم نے بتایا۔ نادرا نے اپنے بھائی شاکر علی کو گھر بلا لیا۔ اس واقعے کی وجہ سے کافی بدمزگی ہوئی تھی اور نادرا میری 8 سالہ بیٹی کرن کو لے کر شاکر کے ساتھ چلی گئی تھی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ موقع پر موجود میرے ایک خیر خواہ نے صلاح دی تھی کہ تم لوگ چند دن الگ رہ کر اچھی طرح اپنے رویوں اور معاملات پر غور و فکر کرو۔ اس کوشش سے کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوگا۔ مجھے اس دوست کا یہ مشورہ بالکل مناسب لگا، اسی لیے میں نے نادرا کو جانے دیا۔ اس وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ نادرا اپنی امی کے گھر جا کر اپنے گھر واپسی کا راستہ ہی بھول جائے گی۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر فلسفیانہ انداز میں بولا، یہ دنیا رشتے ناتوں کی ایک ایسی منڈی ہے کہ جہاں کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھتا ہوں وہ استغاثہ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے بعد میرے خلاف کیا زہر اگلتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ استغاثہ کے گواہوں کی جانب سے پہلے کبیر خان کو پیش کیا گیا۔ کبیر خان اس ہوٹل کا ریسیپشنسٹ تھا جس کے ایک کمرے میں مقتولہ تابندہ کی لاش پڑی ملی تھی۔ کبیر خان کی عمر 40 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد اور مضبوط کاٹھی کا مالک تھا۔ وہ اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کرا چکا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا۔ 7 جنوری کا دن تو یاد ہوگا آپ کو؟ وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں سوال کیا۔ میں بھلا اس دن کو کیسے بھول سکتا ہوں وکیل صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ یہ وہی تاریخ ہے جب ہمارے ہوٹل کے ایک کمرے سے ایک عورت کی لاش ملی تھی۔ کون سے کمرے سے خان صاحب؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ گواہ نے جواب دیا، کمرہ نمبر 104۔ اس کمرے میں کون ٹھہرا ہوا تھا؟ یہ ڈاکٹر صاحب، کبیر خان نے ایکیوز باکس میں کھڑے ملزم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ! وکیل استغاثہ نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، کیا ملزم اکثر آپ کے ہوٹل میں قیام کیا کرتا تھا؟ جی، مہینے میں 1-2 بار، گواہ نے جواب دیا، اور یہ ہمیشہ کمرہ نمبر 104 ہی لیا کرتا تھا۔ اس کا کوئی خاص سبب؟ ایک بار میں نے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ 5 اس کا لکی نمبر ہے اور 104 کا مجموعہ بھی 5 ہی بنتا ہے۔ لکی نمبر؟ وکیل استغاثہ نے طنزیہ انداز میں دہرایا۔ کیا ملزم نے آپ کو بتایا تھا کہ مذکورہ کمرہ اس کے لیے کس حوالے سے لکی ثابت ہوتا ہے؟ نہیں بتایا، گواہ نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ حالانکہ میں نے پوچھا بھی تھا، مگر اس نے مسکرا کر میرے سوال کو ٹال دیا۔ مگر میں سمجھ گیا تھا۔ آپ سمجھ گئے؟ زبردست، وکیل استغاثہ نے پرجوش انداز میں کہا اور گواہ کے چہرے پر نگاہ جما کر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، معزز عدالت بھی ملزم کی خوش بختی کا راز جاننے سے دلچسپی رکھتی ہے۔ آپ نے اس کی معنی خیز مسکراہٹ سے جو نتیجہ اخذ کیا وہ عدالت کو بھی بتائیں۔ یہ ڈاکٹر جب بھی ہمارے ہوٹل کا کمرہ نمبر 104 لیتا تھا تو اس کے ساتھ کوئی عورت بھی ہوا کرتی تھی، گواہ نے جواب دیا۔ یہ اس عورت کے ساتھ اس طرح گھل مل کر باتیں کرتا تھا جیسے وہ اس کی بیوی نہ ہو۔ بس میں سمجھ گیا کہ یہ پرائی عورتوں کے ساتھ یہاں ہمارے ہوٹل میں آتا ہے اور کبھی یہ پکڑا نہیں گیا، اس لیے کمرہ نمبر 104 کو اپنے لیے لکی سمجھتا ہے۔ گواہ کی بات ختم ہوئی تو حاضرین عدالت کی کھی کمرہ عدالت کی محدود فضا میں گونج اٹھی اور لوگ آپس میں چیمگوئیاں بھی کرنے لگے۔ ملزم اس سچویشن سے بے نیاز ایکیوز باکس میں جمع کھڑا صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی تھی اور نہ ہی اعتماد میں کسی قسم کی کمی۔ آرڈر آرڈر، جج نے چوبی ہتھوڑے کی مخصوص ضرب کے ساتھ تحکمانہ انداز میں کہا۔ اگلے ہی لمحے کورٹ روم میں خاموشی نے پر پھیلا دیے۔ اسی سناٹے میں وکیل استغاثہ کی زہریلی آواز ابھری۔ وہ اپنے گواہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، بعض لوگ خود کو اس لیے لکی سمجھتے ہیں کہ ان کے کالے کرتوت منظر عام پر نہیں آ پاتے۔ یہی منافق اور بد کردار لوگ پرائی نامحرم عورتوں کو دادیش دیتے ہیں اور
अपनी शरीक हयात को थप्पड़ मारते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि वो नामहरम औरतों के साथ हमेशा वफादार रहते हैं, वो बस मतलब बरारी के लिए इन्हें अपने साथ रखते हैं, और अगर इनमें से कोई मुसीबत बनने लगे तो इसकी ज़िंदगी का चिराग गुल करने में देर नहीं लगाते। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने हाज़री ने अदालत पर एक तायराना निगाह डाली, फिर रुए सुखान जज की जानिब फेरते हुए बोला, मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना जनाब आली। अपनी बारी पर मैं जज की इजाज़त से विटनेस बॉक्स के नज़दीक चला गया और इस तगासा के गवाह कबीर खान के चेहरे पर नज़र जमा कर अपनी जिरा का आगाज़ कर दिया। खान साहब, क्या आप किस्मत पर यकीन रखते हैं? जी बिल्कुल, वो तवाना लहजे में बोला। अच्छी और बुरी किस्मत तो होती है, और ये लकी नंबर्स वगैरह, इनका मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, उसने जवाब दिया। लेकिन अभी तो आपने इस मौजू पर अपने इल्म के दरिया बहा दिए हैं, मैंने तीखे लहजे में कहा। मुज़िम के लकी नंबर 5 की आपने ऐसे तफसील बयान की है कि क्या कोई माहिर इल्मुल एदाद करेगा। वो तो मैंने वही बताया है जो इस बंदे ने मुझसे कहा। वो एक मरतबा फिर मुलजिम की जानिब इशारा करते हुए बोला, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा जनाब। तुमने अपनी तरफ से बहुत कुछ कहा है। मैं चश्मे ज़दन में आपसे तुम पर उतर आया। क्या ये तुम्हारे अल्फाज नहीं हैं कि मुलजिम पराई औरतों के साथ इस तरह घुल मिल कर बातें किया करता था जैसे वो इसकी बीवियाँ ना हों? इससे तुमने समझ लिया कि वो नामहरम औरतों के साथ मौज मस्ती करते हुए कभी पकड़ा नहीं गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत लकी है। तुम्हारा ये बयान अदालत के रिकॉर्ड पर आ चुका है, तुम अपने अल्फाज से फिर नहीं सकते। सच्ची बात यह है वकील साहब, वो मेरे ताबड़तोड़ हमलों से घबराकर जल्दी से बोला, ये सब मेरा ज़ाती तज्जिया था, मुलजिम ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी। ठीक है, हम तुम्हारे ज़ाती तज्जिए को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख देते हैं और अपनी तवज्जो होटल के कमरा नंबर 104 पर मरकूज़ करके अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। मैंने इस तगासा के गवाह कबीर खान की आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा, फिर पूछा, क्या जाए वकुआ, यानी कि तुम्हारे होटल के कमरा नंबर 104 के अलावा दूसरे कमरों में भी रंगरलियां मनाने का प्रोग्राम चलता रहता है? लोग नामहरम औरतों के साथ वहां क़याम करते हैं और मौज मस्ती करके चले जाते हैं वगैरह वगैरह। उसका रंग उड़ गया। ऐसी बातें ना करें वकील साहब, वो हद दर्जा हिरासा लहजे में बोला, वरना हमारा होटल सील कर दिया जाएगा और मैं भी बेरोज़गार हो जाऊंगा। मैंने जो कहा इसे भूल जाएं। बात के इख्तिताम पर इसकी सूरत रोने जैसी हो गई थी और वो रहम तलब नज़रों से मुझे तक रहा था। किसी भी अखाड़े में मद्दे मुकाबिल पर तर्ज खाना अपनी शिकस्त पर मोहरे तस्दीक सब्त करने के मुतरादिफ होता है। मैं इस तगासा के इस गवाह को हरगिज़ कोई ढील नहीं दे सकता था, ताहम मैंने एक महफूज रास्ता इख्तियार करने का फ़ैसला किया ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तुमने मौज मस्ती करने वाली बात मोअज़्ज़ज़ अदालत के रूबरू की है और यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी मौजूद है, मैंने गवाह की आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारा बयान अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है, वो तुम्हारी तरदीद के बाद ही गैर मौसर हो सकता है। मैं कसम खाकर दिल से माफ़ी मांगता हूँ सर, कबीर खान जज की तरफ देखते हुए लजाजत भरे अंदाज में बोला। मैंने मुलजिम के दिल पशोरी करने वाली जो बात कही है उसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है, बस वो सब ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया था। हमारे होटल में कोई भी गैर कानूनी और गैर अखलाकी काम नहीं होता। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। वकील इस तकाज़ा की हालत दीदनी थी क्योंकि उसके गवाह की उल्टी कलाबाजी इस तकाज़ा को कमज़ोर करने का मौजिब बन रही थी। इंक्वायरी ऑफिसर ने भी घूर कर कबीर खान को देखा। जज ने मुझसे कहा, डिफेंस प्लीज़ प्रोसीड फर्दर। कबीर खान, मैंने इस तगासा के गवाह की आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या तुम्हारा होटल वहां ठहरने वाले मेहमानों का कोई रिकॉर्ड भी रखता है? जी बिल्कुल, वो कतरे संभले हुए लहजे में बोला। होटल के रिसेप्शन पर मौजूद रजिस्टर में हर आने और जाने वाले मेहमान का मुकम्मल इंदराज किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वक़ुआ के रोज़ यानी 7 जनवरी को तुमने मुलजिम और मकतूला की होटल में आमद का इंदराज भी किया होगा। जी हाँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया। पुलिस की जानिब से अदालत में इस केस का जो चालान पेश किया गया है इसमें तुम्हारे होटल वाले रजिस्टर के इस सफ़े की नकल शामिल नहीं है जहां तुमने मकतूला और मुलजिम की आमद का इंदराज किया था।
میں نے چراغ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ایسا کیوں کبیر خان؟ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا وکیل صاحب، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ میں نے تو رجسٹر میں ملزم کا نام کا اندراج کیا تھا۔ صرف ملزم ہی کا نام کیوں؟ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ تمہارے بیان اور استغاثہ کے دعوے کے مطابق تو ملزم اور مقتولہ دونوں وہاں پہنچے تھے۔ کمرے کی بکنگ ملزم نے کرائی تھی، اس نے جواب دیا، اس لیے میں نے رجسٹر میں صرف اسی کا نام درج کیا تھا۔ کیا ملزم نے خود تمہارے ہوٹل آ کر وہ کمرہ بک کرایا تھا؟ نہیں، ہماری فون پر بات ہوئی تھی، اس نے بتایا۔ ملزم نے مجھ سے کہا تھا، خان صاحب، آج دوپہر سے شام تک کے لیے ہوٹل کا کمرہ نمبر 104 چاہیے۔ میری ایک دوست پہلے ہوٹل پہنچے گی، بعد میں بھی آ جاؤں گا۔ اس نے اپنی دوست کا نام تابندہ بتایا تھا۔ بکنگ کے لیے ملزم نے کتنے بجے فون کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ لگ بھگ 11 بجے، اس نے جواب دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ فون کرنے والا ملزم ہی تھا؟ جی، میں اس کی آواز کو پہچانتا ہوں۔ مقتولہ وقوعہ کی دوپہر کتنے بجے ہوٹل پہنچی تھی؟ میں نے اپنی جرح میں تیزی لاتے ہوئے استفسار کیا۔ اس وقت دن کا 1 بج رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے خود مقتولہ کو کمرہ نمبر 104 میں پہنچایا تھا۔ اور ملزم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے سپاٹ آواز میں سوال کیا۔ وہ کتنے بجے ہوٹل آیا تھا؟ میں ملزم کی ہوٹل میں آمد کے وقت کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے اسے ہوٹل میں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے جارحانہ انداز میں کہا۔ کیا تم ملزم سے کسی قسم کا پردہ کرتے ہو؟ تم نے اسے دیکھتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، اس لیے وہ آتے اور جاتے ہوئے تمہیں نظر نہیں آیا؟ ایسی بات نہیں ہے وکیل صاحب، وہ ہراساں نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، پھر کیسی بات ہے؟ مقتولہ کو کمرہ نمبر 104 میں پہنچانے کے بعد میں ظہر کی نماز ادا کرنے چلا گیا تھا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے ہوٹل کی پارکنگ میں ملزم کی کار کھڑی دیکھی تھی۔ میں یہی سمجھا کہ وہ اپنی دوست تابندہ کے پاس پہنچ چکا ہوگا۔ میں مطمئن ہو کر کھانا کھانے چلا گیا۔ جب میں نے دوبارہ ریسیپشن سنبھالا تو تب تک ملزم ہوٹل سے رخصت ہو چکا تھا۔ اب پارکنگ میں اس کی کار بھی موجود نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ملزم بل ادا کیے بغیر کیسے چلا گیا۔ وہ اکثر ہمارے ہوٹل میں آتا رہتا تھا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے کمرہ نمبر 104 کا رخ کیا تاکہ دیکھوں کہ وہاں اس کی دوست تابندہ موجود ہے یا نہیں، اور اگر وہ کمرے میں موجود ہے تو اس سے پوچھوں کہ ڈاکٹر کہاں چلا گیا ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے 2-3 گہری سانسیں لیں، پھر وحشت بھرے انداز میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، میں نے مقتولہ کو بیڈ کے اوپر مردہ پڑے پایا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے اور حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ پھر میں نے پولیس کو فون کر کے ہوٹل بلا لیا۔ بس میں اتنا ہی جانتا ہوں۔ تمہاری سنائی ہوئی کہانی استغاثہ کی نظر میں متاثر کن ہو سکتی ہے کبیر خان، مگر میرے تئیں بالکل نہیں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم چاہے کتنی بھی کہانیاں بنا لو مگر خود کو اس معاملے سے الگ نہیں کر سکتے۔ تم گردن تک اس کیس کی دلدل میں دھنس چکے ہو۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ قتل کی اس واردات سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ تمہارے محض زبان سے کہہ دینے سے لا تعلقی ثابت نہیں ہو جاتی، میں نے واشگاف الفاظ میں کہا۔ تم دیدہ و دانستہ اس مرڈر کیس میں ملوث ہو یا پھر کسی شاطر شخص نے بڑی مہارت سے تمہارا استعمال کیا ہے، اس کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا، لیکن تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ تم نے کئی مقامات پر قانون شکنی کی ہے، خصوصاً کمرہ نمبر 104 کی بکنگ کرتے وقت۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے باری باری وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر کی طرف دیکھا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ ہوٹل لائن کے لیے بعض قانون ایسے بنائے گئے ہیں جن کو توڑنا سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھی مقامی شخص کو اپنے شہر کے کسی بھی ہوٹل میں کمرہ نہیں مل سکتا۔ ہوٹل میں قیام کے لیے ضروری ہے کہ مسافر مہمان کا تعلق کسی دوسرے شہر علاقے سے ہو، اور جوڑوں کے قیام کے لیے تو خصوصی انکوائری بھی ضروری ہے، مگر تم نے ایسی کوئی زحمت نہیں کی۔ تم اچھی طرح جانتے تھے کہ ملزم کراچی شہر کا رہائشی ہے، اس کے باوجود بھی تم نے اس کے لیے اپنے ہوٹل کا ایک کمرہ بک کر ڈالا، اور وہ بھی فون پر۔ میں اس قانون کے بارے میں جانتا ہوں، وہ مریل سی آواز میں بولا۔
लेकिन शादी की बाज़ तकरीबात के लिए इसी शहर के लोग होटल का कमरा बुक कराते हैं। वो मकामी होते हैं और शब-ए ज़फ़ाफ़ होटल के कमरे में गुजारना चाहते हैं। दूल्हा दुल्हन के लिए ऐसे कमरे बुक करने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। मैं तुम्हारी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, मैंने रसान भरे लहजे में कहा, लेकिन मौजूदा केस की नौइयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। मकतूला और मुल्ज़िम दूल्हा और दुल्हन की हैसियत से तुम्हारे होटल में शब-ए ज़फ़ाफ़ मनाने नहीं आने वाले थे, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि तुमसे फ़ोन पर बात करने वाला मेरा मुवक्किल डॉक्टर ताबिश ही था। तुमने लंगड़ी वज़ाहतों और लूली मिसालों से खुद को नहीं बचा सकते। इस्तग़ासा का गवाह बेहद घबराई हुई नज़र से अपने वकील को देखने लगा। मैंने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए सपाट आवाज़ में कहा, दैट्स ऑल योर ऑनर। कबीर खान की जान में जान आई। मैंने इसकी तरफ देखते हुए धमकी आमेज़ अंदाज में कहा, ये नहीं समझना केस पेशी के बाद ज़ेर समाअत केस से तुम्हारा ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। आइंदा समाअत के दौरान में जब भी तुम्हारी गवाही की ज़रूरत महसूस होगी, तुम्हें यहाँ हाजिर होना पड़ेगा। और मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो पूछे बिना नहीं रह सका, और क्या वकील साहब? झूठ, गलत बयानी, दरोगोई और मुनाफ़िक़त से जितना इज्तिनाब बरतोगे तुम्हारे हक़ में बेहतर रहेगा, मैंने सनसनाती हुई आवाज़ में कहा। इस वक्त भी तुम ज़ेर समाअत केस की दलदल में गर्दन तक धंसे हुए हो। तुम्हारी कोई भी छोटी सी गलती तुम्हें मुकम्मल तौर पर नेस्त व नाबूद कर सकती है। वो यकायक न पाए रफ्तन न जाए मानदन ऐसी हालत में नजर आने लगा। इसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया। जज ने अगली पेशी की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड। माहिर नफ्सियात ताबिश का ये केस इसके एक दोस्त डॉक्टर विजय कुमार के तवस्सुत से मुझ तक पहुंचा था, लिहाजा इस हवाले से मैं विजय कुमार को गाहे बगाहे अपडेट करता रहता था। विजय कुमार आई सर्जन था और डॉक्टर ताबिश का एक मुखलिस और वफादार दोस्त भी। वो हर हाल में ताबिश की बाइज़्ज़त बरियत का ख़्वाह था और मेरे इशारे पर वो मुझसे हर नौइयत का ताउन कर रहा था। मैं डॉक्टर ताबिश के बीवी बच्चे के अलावा किसी और अजीज़ रिश्तेदार यतीकत ताल्लुक़दार को नहीं जानता था। आइंदा पेशी पर इस्तग़ासा की जानिब से मकतूला के बाप ज़हूर हुसैन को गवाही के लिए पेश किया जाने लगा तो मैंने जज की तरफ देखते हुए एहतराम भरे अंदाज में कहा, जनाब आली, मैं इस्तग़ासा के गवाह के बयान से पहले इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर से चंद सवालात करने की इजाज़त चाहूँगा। ये बहुत ज़रूरी है। पिछली पेशी पर इस्तग़ासा के गवाह कबीर खान ने कई ऐसी बातें की हैं जो मेरे मुवक्किल के ख़िलाफ़ तैयार की गई चार्जशीट से लगा नहीं खाती, लिहाजा इंक्वायरी ऑफिसर का मौक़िफ़ ही इन मामलात की तरदीद या तस्दीक कर सकता है। ये मेरा वादा है कि मैं अदालत का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैंने जज से कोई अनोखी या नामुमकिन फरमाइश नहीं की थी। इंक्वायरी ऑफिसर की हैसियत किसी भी केस में इस्तग़ासा के एक गवाह ऐसी होती है और हर पेशी पर इसे अदालत में लाजमी हाजिर रहना पड़ता है क्योंकि वो इस्तग़ासा का असली वारिस होता है। जज ने मेरी दरख्वास्त के जवाब में फराग़ दिली का मुज़ाहरा करते हुए भारी भरकम लहजे में कहा, परमिशन ग्रांटेड। अगले 2 मिनट के अंदर तफ्तीशी अफसर विटनेस बॉक्स में मौजूद था। वो ओहदे के एतबार से एक सब इंस्पेक्टर था। इसकी सेहत काबिल रश्क और शख्सियत मुतासिर कुन थी। मैं इसके करीब चला गया और नहायत ही ठहरे हुए लहजे में अपनी जिरा का आगाज़ करते हुए कहा, आइयो साहब। वक़ुआ के रोज़ यानी कि 7 जनवरी की सपहर कबीर खान ने फ़ोन पर आपको मकतूला की मौत की इत्तला दे दी थी। ये इस्तग़ासा के गवाह कबीर खान का बयान है। क्या आप इस बयान की तस्दीक करते हैं? जी बिल्कुल, उसने इस बात में जवाब दिया। हमारे रोज़नामचे के मुताबिक वो फ़ोन कॉल 3 बजे मौसूल हुई थी और इस वाक़े की इत्तला देने वाला इस होटल का मैनेजर कम रिसेप्शन कबीर खान ही था। आप कितने बजे क्राइम सीन पर पहुंचे थे? मैं 2 कांस्टेबल के साथ लगभग 3:30 बजे चाय वारदात पर पहुंच गया था, उसने बताया। कबीर खान आपको इस होटल के कमरा नंबर 104 में ले गया था? मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। उसने आपको बताया कि मज़कूरा कमरे में मकतूला और मुल्ज़िम ठहरे हुए थे? जी ऐसा ही था। कबीर खान की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में आपने समझ लिया कि मुल्ज़िम मकतूला को मौत की नींद सुलाकर होटल से निकल गया है
میں نے आईओ की आंखों में आंखें डालकर ठोस अंदाज में कहा, या आपने अपने तौर पर भी कोई इंक्वायरी की थी? होटल के मैनेजर का बयान अपनी जगह, मगर मैंने अपने हिसाब से भी बकुए की कार्रवाई मुकम्मल की थी। वो बड़े फख्र से बोला, यही वजह है कि इसी शाम मैंने मुलजिम को इसकी क्लिनिक वाक़े PCHS ब्लॉक 2 से गिरफ्तार कर लिया था। मैं कारकर्दगी की नहीं, इंक्वायरी की बात कर रहा हूँ आईओ साहब, मैंने एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा। वो उखड़े हुए लहजे में बोला, आप किस इंक्वायरी की बात कर रहे हैं वकील साहब? वो उखड़े हुए लहजे में बोला, आप किस इंक्वायरी की बात कर रहे हैं वकील साहब? वो इंक्वायरी जो अपने हिसाब से नहीं, बल्कि कानून और कायदे के मुताबिक खालिस तफ्तीशी उसूलों पर की जाए। मैंने तुर्की व तुर्की जवाब दिया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने अपने फ़राइज़ से गफलत बरती होगी? गफलत का लफ्ज़ आपने बरमहल इस्तेमाल किया है आईओ साहब, मैंने ज़ेर-ए-लब मुस्कुराते हुए मायनाखेज़ अंदाज में कहा। इससे मुझे एक महफूज रास्ता मिल गया है वकील इस्तगासा की धज्जियाँ उड़ाने का। वो खफगी भरे लहजे में बोला, आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? किसी भी शख्स को कहीं से भी गिरफ्तार कर लेना पुलिस के लिए चुटकी बजाने जैसा काम है। मैंने आईओ की खफगी को अपने दलाइल के जूते की नोक पर मारते हुए कहा, अगर आपने मुलजिम को बकुआ की शाम इसके क्लिनिक से गिरफ्तार कर लिया था तो इसमें आपका ऐसा कोई कमाल नहीं जिसके लिए आपको सदारती एवार्ड से नवाजा जाए। बकुआ की कार्रवाई में आपने जो मुजरिमाना पेशावराना गफलत बरती है वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी आईओ साहब। कौन सी पेशावराना गफलत? वो चटक कर बोला। गफलत ही नहीं बल्कि गफलतान, मैंने तंज़िया अंदाज में कहा। मैं नंबरवार गिनवा रहा हूँ, अगर मुनासिब समझें तो जवाब दें। आपके पास ढंग का कोई जवाब ना हो तो पास भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैं पास करने का मतलब समझता हूँ, वो झुंझुलाहट भरे लहजे में बोला। आप अपनी बात जारी रखें। नंबर 1, इस केस की फाइल में मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट नज़र नहीं आ रही। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। हमने होटल के कमरा नंबर 104 के अंदर से मुलजिम की उंगलियों के निशानात उठाने की कोशिश की थी, मगर ये कोशिश सूदमंद साबित नहीं हो सकी थी। आईओ ने जवाब दिया, अब यही हो सकता है कि या तो मुलजिम ने वारदात के वक्त अपने हाथों पर दस्ताने पहन रखे थे और या फिर इसने कमरा छोड़ने से पहले इन तमाम मकामात को अच्छी तरह साफ कर दिया था जहाँ जहाँ उसके हाथ लगे थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल भी नहीं, मैंने कामिल रुखाई से जवाब दिया और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। नंबर 2, पुलिस के तैयार करदा चालान में इस अमर का सरसरी सा जिक्र मौजूद है कि मुलजिम मकतूला के साथ होटल के कमरा नंबर 104 में ठहरा था, लेकिन इस जिक्र को मुस्तनद बनाने के लिए होटल के रजिस्टर के इस सफ़े की नकल कहीं भी नज़र नहीं आती जिस पर होटल के मैनेजर कबीर खान ने मुलजिम की टेलीफोनिक बुकिंग का इंदराज किया था। जिस तरह किसी पुलिस स्टेशन में आपके रोज़नामचे की अहमियत है, बिल्कुल वैसे ही किसी होटल के लिए वो रजिस्टर अहम होता है जिसमें वहाँ ठहरने वाले मेहमानों की आमद उजामत का इंदराज किया जाता है। आईओ के पास जवाब में कहने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी कमाल ढिठाई का मुजाहरा करते हुए खुद कलामी के अंदाज में बोला, मैंने इस सफ़े की फ़ोटो कॉपी कराई तो थी और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने इस फ़ोटो कॉपी को केस की फाइल में भी लगाया था। पता नहीं वो पेज कहाँ चला गया। वो पेज ब्लैक होल में जा चुका है, इसलिए आप अपने दिमाग को तकलीफ़ ना दें क्योंकि आगे इससे भी ज़्यादा कठिन मरहला दरपेश है, मैंने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा। जब आपके पास मेरे सवाल को पास करने की सहूलत मौजूद है तो फिर क्या परेशानी है? उसने घूर कर मानदाना नज़र से मुझे देखा। मैंने इसके खोलते हुए जज्बात और सुलगते हुए एहसासात की परवाह किए बगैर अपना काम जारी रखा। नंबर 3, मैंने ख़ास तौर पर इस होटल का दौरा किया है जिसके कमरा नंबर 104 में मकतूला की लाश पड़ी मिली थी। वो एक 2 मंजिला होटल है जिसकी हर मंजिल पर 8 कमरे बने हुए हैं और इनमें से कमोबेश आधे कमरे हमेशा आबाद रहते हैं। मेरी हासिल करदा मालूमात के मुताबिक इस होटल का स्टाफ 5 अफराद पर मुश्तमिल है जिसमें आपका गवाह कबीर खान भी शामिल है, लेकिन आपने सिर्फ कबीर खान के बयान पर ही इन्हिसार करके मुलजिम को इसके क्लिनिक से गिरफ्तार कर लिया, हालांकि इसने मुलजिम को होटल में आते या जाते हुए भी नहीं देखा था। क्या ही अच्छा होता अगर आप, मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ करके गहरी सांस खारिज की,
और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, आप मौके की कार्रवाई में चंद स्टाफ के मेंबर्स और चंद वहां कयाम करने वाले मेहमानों के बयानात के लिए भी गुंजाइश निकाल लेते। इससे आपको कोई ऐसा ऐनी शाहिद मिल सकता था जिसने वक़ुआ के रोज़ मेरे मुवक्किल और इस केस के मुलज़िम को जाए वारदात पर या इसके आसपास कहीं देखा हो। इस तरह आपके तैयार करदा चालान में जान पड़ सकती थी। वो अपने होठों पर जहरीली मुस्कुराहट सजाते हुए हद दर्जा कड़वे लहजे में बोला, तो अब आप हमें हमारा काम सिखाएंगे? इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स और दीगर अकेडमीज खोल रखी हैं। आइयो साहब, आप अपने कच्चे काम को पुख्ता बनाने के लिए इनसे रुजू कर सकते हैं। मैंने ईंट के जवाब में संगबारी करते हुए कहा, मैं कोर्ट रूम में सिर्फ अपना काम करने आता हूँ और मैं आपके हवाले से अपना काम पूरा कर चुका हूँ। आपसे बस एक आखिरी सवाल है। मैंने बात अधूरी छोड़ दी तो वो तजब्जुब भरी नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने ठहरे हुए अंदाज में इस्तफसार किया, आइयो साहब, वक़ुआ के रोज़ आपको मकतूला के पर्स में से इसकी रेगुलर इस्तेमाल की 2 दवाइयाँ भी मिली थीं। आपने चालान तैयार करते हुए मज़कूरा अद्वियात का जिक्र भी किया है, लेकिन इस वक्त अदालत आपकी ज़बान से इन दोनों दवाइयों का नाम सुनना चाहती है। मेरी मेडिसिन्स के हवाले से मालूमात ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, वो माजरत खाना अंदाज में बोला। आप आम इस्तेमाल की चंद दवाइयों के नाम तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मकतूला की वो दवाइयाँ ख़ास किस्म की थीं, इसलिए मुझे उनके नाम याद नहीं हैं। आप केस की फ़ाइल में देख सकते हैं। केस फाइल को हर मुतालिका शख्स ने अच्छी तरह पढ़ रखा है। मैंने कहा, इस वक्त आपकी ज़बान से महज तस्दीक की ज़रूरत है। ये एक कत्ल का मुकदमा है और मेरे मुवक्किल की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है। अगर मैं आपको वो अद्वियात दिखाऊं तो क्या आप इन्हें पहचान लेंगे? मेरे इस इस्तफसार का आइयों ने बड़ा मजबूत जवाब दिया। वो तुरंत बोला, 100%। मैंने अपनी जेब में से वो अद्वियात निकाल कर इसकी आंखों के सामने कर दी। एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर उसने बड़े एतमाद से कहा, बिल्कुल यही हैं। मैंने जज की जानिब मुड़ते हुए गहरी संजीदगी से कहा, जनाब आली, इनमें से एक दवा का नाम टूफ्राइनल और दूसरी दवाई को ल्यूमिनाल कहा जाता है। मुलजिम ने अपने बयान में इन्हीं 2 अद्वियात का हवाला दिया था। मज़कूरा अद्विया के इस्तेमाल ने मकतूला की ज़हनी बीमारी को तकरीबन ख़त्म कर दिया था। वो इन दवाइयों को हर वक्त अपने पर्स में रखती थी। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों अद्विया की कीमियाई जांच अदालत का वक्त ख़त्म होने से पहले आज ही हो जाए, ताकि केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट का मामला किसी किनारे पर लग जाए। आज इन अद्वियात का तज़किया कैसे हो सकता है, और वो भी अदालत के सेशन के दौरान में? जज ने उलझन भरी नज़र से मुझे देखा। बिल्कुल मुमकिन है योर ऑनर, मैंने हतमी लहजे में कहा। इस वक्त कोर्ट रूम में एक मारूफ दवासाज कंपनी के नामवर फार्मासिस्ट मौजूद हैं जो मेरी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अगर मोअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त हो तो मैं फयाज़ दुरानी साहब को सफाई के गवाह की हैसियत से चंद मिनट के लिए विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तग़ासा ने एहतिजाजी लहजे में नारे मस्ताना बुलंद किया। सफाई के गवाहों की जो फहरिस्त दाखिल दफ्तर की गई है, इसमें किसी फार्मासिस्ट का नाम शामिल नहीं है। यूं बीच अदालती कार्रवाई में अचानक किसी गवाह को पेश करने की कोई तुक समझ में नहीं आती। ये तुक होती तो ज़रूर आपकी समझ में आ जाती मेरे फाजिल दोस्त, मैंने वकील सरकार को गोया गरम तवे पर बिठाते हुए जारहाना अंदाज में कहा। यह दर हकीकत एक लॉजिक है, एक मंतक है, और इसके पीछे पहली तरजीह अदालत का कीमती वक्त बचाना है। आप अपने इस गवाह को अगली किसी पेशी पर भी ला सकते हैं, वकील इस्तग़ासा ने खुशीले लहजे में कहा। इस्तग़ासा का गवाह और मकतूला का बाप ज़हूर हुसैन काफ़ी देर से अपनी गवाही की बारी का इंतज़ार कर रहा है। मैंने अर्ज़ किया ना, अदालत के कीमती वक्त को बर्बाद होने से बचाना मकसद अव्वलीन है। मैंने वकील इस्तग़ासा के चेहरे पर निगाह जमा कर दो टोक अंदाज में कहा, और इसके लिए मैं आपके गवाह ज़हूर हुसैन पर 1 सेकंड की जरा भी नहीं करूँगा। इस तरह अदालत के कमोबेश 20 मिनट बच ही जाएंगे। फिर मैंने जज की तरफ देखते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, मैं अपने सफाई के गवाह मोहतरम फयाज़ दुरानी के लिए मोअज़्ज़िज़ अदालत से सिर्फ 5 मिनट मांग रहा हूँ। मेरा ये तकाज़ा किसी भी एतबार से गैर कानूनी नहीं है।
ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। जज की ठहरी हुई आवाज़ कमरा अदालत में गूंजी। आइंदा चंद सेकंड में फयाज दुरानी विटनेस बॉक्स में पहुंच चुका था। मैंने दोनों अद्वियात उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मकतूला की केमिकल एग्जामिनर रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मौत आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के बायस वाक़ हुई है और इसकी मौत का जिम्मेदार मेरे मुवक्किल को ठहराया जा रहा है, क्योंकि मकतूला पिछले 1 साल से मेरे मुवक्किल के ज़ेरे इलाज रहते हुए इन दोनों अद्विया का इस्तेमाल कर रही थी। आप अपनी माहिराना राय दें कि क्या इन अद्वियात का आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से कोई ताल्लुक वास्ता है? दुरानी साहब ने खंखार कर गला साफ किया और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर मेरे सवाल का जामिद जवाब दे दिया। टूफ्राइनल में एमिप्रामीन नामी एक केमिकल पाया जाता है जो ट्राईसाइकिल एंटी डिप्रेसेंट है। यह केमिकल इंसान के दिमाग के अंदर मौजूद मुख्तलिफ मादों को तवाज़ुन में रखता है, जबकि ल्यूमिनाल नामी ये दवा दरअसल फेनोबार्बिटल है। यह भी एक केमिकल है जो एपिलेप्सी के मरीजों के दिमाग को तवाज़ुन में रखने के लिए काफ़ी मौसर साबित होता है। और आखिरी बात यह कि इन दोनों मेडिसिन्स और इनके अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स का आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से कोई लेना देना नहीं। ये भी तो हो सकता है कि किसी ने होटल के कमरे में पहुंचने के बाद मकतूला को आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड दे दिया हो। वकील इस्तगासा दूर की कोड़ी लाया। बिल्कुल, आपकी बात करीने अकल है मेरे दोस्त, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। ख़ास तौर पर किसी ने के अल्फाज मुझे बहुत पसंद आए हैं। किसी ने? उसने दोहराया और पूछा, इन 2 अल्फाज में ऐसा क्या ख़ास है? किसी ने का मतलब है कि मेरे मुवक्किल ने तो हरगिज़ नहीं, मैंने वजाहत करते हुए ठोस अंदाज में कहा, और ये बात अदालत में साबित हो जाएगी। आप अपने दिमाग पर ज़्यादा दबाव न डालें। मैंने अपने किए हुए वादे के मुताबिक दुरानी साहब को वक्त से पहले यानी कि 4 मिनट में फारिग कर दिया था। इसके बाद का 1.5 मिनट आपने लिया है। खैर, अब आप अपने मोअज़्ज़िज़ गवाह और मकतूला के वालिद गिरामी ज़हूर हुसैन को गवाही के लिए कटहरे में बुला सकते हैं। फिर मैंने रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए दलाइल देने वाले अंदाज में इजाफा कर दिया। योर ऑनर, दुरानी साहब की तस्दीक से ये मामला तो साफ हो गया कि मकतूला के मैदे में पाए जाने वाला वो सरीउल असर जहर आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड उसकी रोज़मर्रा की अद्वियात टूफ्राइनल और ल्यूमिनाल से कोई ताल्लुक नहीं रखता। यकीनन मकतूला को उस वक्त जहर दिया गया था जब वो होटल के कमरा नंबर 401 में पहुंची थी और वहां पहुंचकर मुलजिम की आमद का इंतज़ार कर रही थी। मुलजिम ने मकतूला को इस होटल में नहीं बुलाया था, लिहाजा इसका वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरा मुवक्किल वक़ुआ के वक्त जाए वक़ुआ से कई किलोमीटर्स दूर अपने किसी दूसरे काम में मसरूफ़ था। ये बात आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? जज ने मुझसे पूछा। क्या आपके पास मुलजिम की जाए वारदात से अदम मौजूदगी का कोई सबूत है? यस सर, बहुत ही पक्का और ठोस सबूत है मेरे पास, मैंने बड़े एतमाद से कहा, और वक्त आने पर मैं इस सबूत को अदालत में पेश भी कर दूंगा। जज ने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाई और वकील इस्तगासा की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, प्रोसिक्यूशन प्लीज़ कंटिन्यू द प्रोसेस। अगले ही लम्हे मकतूला का बाप ज़हूर हुसैन विटनेस बॉक्स में पहुंच गया। ज़हूर हुसैन 2-2.5 साल पहले ही एक सरकारी महकमे से रिटायर्ड हुआ था, यानी इसकी उम्र 60 से ज़्यादा थी। इसका अपनी बेटी मकतूला ताबिंदा के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं था। गोया अब वो मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका था। जब ताबिंदा का रिश्ता टूटा तो ज़हूर हुसैन बुझकर रह गया था। ताबिंदा की हालत भी अबतर थी। वो अपने दुख को सीने में दबाकर बेटी की तसल्ली, तशफ़ी और इलाज मुआलजे में लगा रहा था। वो मकतूला को खुश देखना चाहता था और उसकी खुशी की खातिर वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को भी तैयार था। मकतूला मुलजिम के इलाज से रूबा सेहत हो चुकी थी, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि वो दिमागी बीमारी के चुंगल से बखैर खूबी निकल आई थी। ज़हूर हुसैन ने दोबारा इसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर ये सानहा पेश आ गया। मकतूला की अलमनाक मौत ने इसके बाप को अंदर बाहर से तोड़कर रख दिया था। ज़हूर हुसैन का बयान हल्फी रिकॉर्ड हो चुका तो वकील इस्तगासा जिरा के लिए विटनेस बॉक्स के नज़दीक चला गया।
वो लगभग आधे घंटे तक अपने गवाह से मुख्तलिफ सवालात करता रहा। इस इंटरव्यू का लुब्बे-लुबाब ये था कि बकुआ के रोज़ मुलजिम ने फ़ोन करके मकतूला को मज़कूरा होटल पहुंचने को कहा था। वो ज़हूर हुसैन को बताकर मुलजिम से मिलने इस होटल गई थी। मकतूला के मुताबिक मुलजिम इसकी अद्वियात में किसी नई दवा का इजाफा करना चाहता था, जिसका पहला डोज मुलजिम ने खुद मकतूला को खिलाया था और इसके असरात का जायज़ा लेने के बाद ही इस नई दवा को जारी रखने का फैसला किया जाने वाला था। बहरहाल मेरे नज़दीक ये एक इंतहाई अहमकाना जवाब था। अगर मेरे मुवक्किल ने अपनी पेशेंट के लिए कोई नई दवा तजवीज़ करना ही थी तो वो इसे अपने क्लिनिक पर बुला सकता था। होटल में खुफिया मुलाकात की कोई तुक थी और न ही ज़रूरत। इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रह गई थी कि मकतूला को होटल के कमरे में बुलाने और कोई नई दवा ट्राई करने वाली कहानी मेरे मुवक्किल को इस केस में फंसाने के लिए बनाई गई थी। ये काम इस्तगासा का था या इस साजिश के पीछे कोई और मास्टरमाइंड छुपा बैठा था, इसका पता लगाना ज़रूरी था। वकील इस्तगासा ने अपने गवाह पर जिरा ख़त्म की और मेरी तरफ देखते हुए रूखे पीखे लहजे में बोला, योर विटनेस। मैं अपने विटनेस को निपटा चुका हूँ, मैंने सेरे लब मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दुरानी साहब इस वक्त अपने ऑफिस पहुँच चुके होंगे। वो गड़बड़ाहट और झुंझुलाहट के मिले जुले तासुरात के साथ बोला, मैं इस्तगासा के गवाह ज़हूर हुसैन की बात कर रहा हूँ। मकतूला के वालिद साहब के हवाले से मैं अपने वादे पर कायम रहना चाहूँगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं इन पर एक सेकंड की जिरा भी नहीं करूँगा। उन्होंने आपके सवालात के जवाबात में जो भी कहा है मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। अगर आपको डिफेंस के इस इत्तफाक पर कोई एतराज़ ना हो तो। उसने बुरा सा मुँह बनाकर नापसंदीदा नज़र से मुझे देखा मगर कुछ बोला नहीं। इसकी इस हालत ने मेरे कलेजे में गोया ठंड सी डाल दी थी। मंजर इसी अदालत का था और गवाहों वाले कटहरे में मेरे मुवक्किल की अहलिया नादरा खड़ी थी। इसकी उम्र 40 के करीब करीब थी। वो एक दराज कामत और भरे हुए बदन की मालिक औरत थी। उसके चेहरे के नकुश को देखकर जहन में पहला ख्याल यही आता था कि वो एक गुस्सैली और बदमिजाज औरत होगी। इस केस में वो अपने शौहर के खिलाफ इस्तगासा की गवाह की हैसियत से शामिल थी। सच बोलने का हलफ उठाने के बाद नादरा ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया तो वकील इस्तगासा जिरा के लिए विटनेस बॉक्स के करीब पहुंच गया। नादरा साहिबा, वो अपने गवाह की तरफ देखते हुए बोला, मुलजिम से आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया है? कमोबेश 10 साल, गवाह ने जवाब दिया। मेरी बेटी किरण उस वक्त 8 साल की है। वो हमारी शादी के 2 साल बाद पैदा हुई थी। इन 10 सालों में आपने मुलजिम को कैसा इंसान पाया? वकील इस्तगासा ने जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा। हाल से बेखबर, वो अजीब से लहजे में बोली, माजी को याद करके ठंडी आहें भरने वाला और मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए मंसूबा बंदी में मसरूफ़ एक बेकार इंसान। नादरा के लबो लहजे से अपने शौहर और मेरे मुवक्किल डॉक्टर ताबिश के लिए वाज़ेह नापसंदीदगी बल्कि नफ़रत झलकती थी। वकील इस्तगासा ने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा, इस माजी, हाल और मुस्तकबिल से आपकी क्या मुराद है? ये दरअसल 3 औरतों के नाम हैं। मैं कुछ समझा नहीं। वकील इस्तगासा ने उलझन ज़दा नज़र से अपनी गवाह की तरफ देखा। आप किन 3 औरतों की बात कर रही हैं? आरिफा, ताबिश का माजी, मैं यानी कि नादरा इसका हाल और ताबिंदा ताबिश का मुस्तकबिल। वो जहरखंद लहजे में बोली। आरिफा एक करोड़पति बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। इसके बाप फुरकान हमीद ने ताबिश को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया था। मतलब ये कि मुलजिम की तमाम तर तरक्की और नामो नमूद आरिफा के बाप की इनायत का समर है। इसीलिए ये आरिफा यानी कि अपने माजी को याद करके ठंडी आहें भरता रहता है। वो सांस संभार करने के लिए रुकी तो वकील इस्तगासा ने सवाल दाग दिया। आरिफा की मौत के हवाले से भी लोगों ने मुलजिम पर उंगलियां उठाई थीं। वो क्या मामला था? हाँ, ऐसा हुआ था, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, क्योंकि आरिफा की मौत बड़े पुरस्कार अंदाज में हुई थी और इस वक्त मुलजिम उसके साथ ही था। इस वाक़ये से 1 साल पहले फुरकान हमीद का इंतकाल हो चुका था। अगर इरफाना का बाप जिंदा होता तो मुलजिम का इस झमेले से बच निकलना हरगिज़ इतना आसान साबित न होता। खैर, उसने एक मरतबा फिर
लम्हाती तवक्कुफ किया। इसके बाद वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मुलजिम के मुस्तकबिल यानी कि मकतूला ताबिंदा का अंजाम आपके सामने है वकील साहब। इश्क और मोहब्बत में चोट खाई हुई वो हसीन और जमील औरत जब मुलजिम के ज़ेरे इलाज आई तो गोया इस बंदे की लॉटरी खुल गई थी। 1 साल के अंदर इस शख्स ने मकतूला का ऐसा मोहब्बत भरा इलाज किया कि वो हमारे घर तक पहुंचने की हिम्मत कर बैठी। मैं इन दोनों के चक्कर से बखूबी आगाह हो चुकी थी, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मकतूला ऐसी दिलेरी का मुजाहरा करेगी। मैंने मकतूला की इस हरकत पर इसके जाने के बाद खूब हंगामा किया और किरण को लेकर अपनी अम्मी के घर चली गई थी। इसके चंद रोज़ बाद ही पता चला कि डॉक्टर ताबिश ने अपनी पेशेंट ताबिंदा को कत्ल कर दिया है। मुझे तो ये आरिफा वाले वाक़ये का रिएक्शन प्ले नज़र आता है। बहर कैफ उसने मायनेखेज़ अंदाज में बात अधूरी छोड़ी और एक आसूदा सांस ली, फिर सनसनीखेज़ लहजे में बोली, अब की बार ताबिश का बच निकलना मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। ये बंदा अपने अमाल की सज़ा पाकर ही रहेगा। जिस हंगामे के बाद आप अपनी बेटी को लेकर मैके चली गई थीं, इस मौके पर मुलजिम ने आपको एक सन्नाटेदार थप्पड़ भी तो रसीद किया था। वकील इस्तग़ासा ने पूछा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, वो अपने रुखसार को सहलाते हुए बोली, मैं इस मनहूस तमाचे की सनसनाहट अभी तक अपने गाल पर महसूस करती हूँ और यही वो हकीकत है जिसके लिए मैंने खुद को मुलजिम का हाल कहा था। वो इस हाल से हमेशा बेखबर ही रहा क्योंकि मैं एक गरीब और कमज़ोर फैमिली से हूँ। ये मैं और मेरा खुदा ही जानता है कि मैंने ये 10 साल खुद को माहिर नफ्सियात कहलाने वाले एक नफ्सियाती मरीज़ के साथ कैसे गुजारे हैं। वाकई, वकील इस्तग़ासा ने अपने गवाह की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आपके सब्र व बर्दाश्त को देखकर तो लगता है कि आप एक आली ज़र्फ़ और हौसलामंद खातून हैं, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। वो थके हुए लहजे में बोली, बस ये केस किसी किनारे पर लग जाए, इसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ मुकम्मल आराम करूँगी। समझ लें कि ये केस तो अपने इख्तिताम पर पहुँच चुका है। वकील इस्तग़ासा ने बड़े वसूख से कहा, बहुत जल्द मुलजिम इस अदालत से सज़ा पाकर जेल की संगलाख दीवारों के पीछे चला जाएगा और इसका सब कुछ आप माँ बेटी का हो जाएगा, सिर्फ किरण का। वो ज़ोर देकर बोली, मुझे इस बेवफा और बदकिरदार शख्स की किसी शय से कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये किरण का विरासती हक है जो इसे ज़रूर मिलना चाहिए। वकील इस्तग़ासा ने मज़ीद 2-4 ज़िमनी सवालात करने के बाद जरा मौकूफ़ कर दी और मेरी तरफ देखते हुए बोला, योर विटनेस प्लीज़। मैं जज की इजाज़त से विटनेस बॉक्स के नज़दीक चला गया और इस्तग़ासा की गवाह को आड़े हाथों लेते हुए मैंने जारिहाना अंदाज में अपनी जिरह का आगाज़ कर दिया। नादरा साहिबा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इस्तफ़सार किया, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो उल्टा शुरू करते हैं। मैं समझी नहीं। वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगी। मेरा मतलब यह है कि मैंने नपे-तुले अल्फाज में वज़ाहत करते हुए कहा, वकील इस्तग़ासा ने आपसे जो सवालात किए हैं इन्हें अगर तरतीब नज़ूली समझ लिया जाए तो मैं अपनी जिरह तरतीब सऊदी के तहत करना चाहूँगा। आपने तो अपने सवाल को और ज़्यादा मुश्किल बना दिया है वकील साहब। वो शिकायती लहजे में बोली, आप नज़ूली और सऊदी के चक्कर को छोड़ें और मुझसे जो भी पूछना है सीधे सादे अल्फाज में पूछ लें, जैसे आपकी खुशी। मैंने कंधे उचकाते हुए मोतदिल अंदाज में कहा, वैसे इन दोनों तरतीब से मेरी मुराद ये थी कि वकील इस्तग़ासा ने जहाँ अपनी जिरह को ख़त्म किया है हम वहाँ से शुरू करके पीछे की जानिब जाएंगे और जल्द ही हम आगाज़ पर पहुँच जाएंगे। इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और कटहरे में खड़ी हुई बेजारी से मुझे तकने लगी। मैं अपने काम से लग गया। नादरा साहिबा, मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़कर तेज़ आवाज़ में इस्तफ़सार किया, अभी आपने वकील सरकार के एक सवाल के जवाब में बताया है कि आप मुलजिम के माल और जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं रखती, इसमें से आपको कुछ भी नहीं चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, यही सच्चाई है। वो बड़े एतमाद से बोली, इस बंदे की हर शय पर मेरी बेटी का कानूनी, इखलाकी और विरासती हक है, लिहाजा सब कुछ किरण ही को मिलना चाहिए। वकील इस्तग़ासा ने आपको यकीन दिलाने की कोशिश की है कि आइंदा एक दो पेशी में मुलजिम को सख्त तरीन सज़ा हो जाएगी, जबकि वकील सरकार की इस खुशाइन तसल्ली का ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। मैंने बदस्तूर उसकी तरफ देखते हुए ठोस अंदाज में कहा,
अगर हम थोड़ी देर के लिए वकील इस्तगासा की बेसरोपा पेशगोई को दुरुस्त तसव्वुर कर भी लेते हैं तो मुलजिम की सजाए मौत या उम्र कैद की सूरत में किरण को जो विरासती हकूक हासिल होंगे, इन पर किसी बालिग शख्स को निगरां भी मुकर्रर किया जाएगा, क्योंकि किरण अभी महज 8 साल की है। आइंदा 10 साल तक किसी बाएतमाद सरपरस्त के ज़ेर साया इसे अपनी ज़िंदगी के मामलात को चलाना होगा। आप किरण की सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हैं। इसकी कस्टडी आपके सिवा और किसी भी शख्स को नहीं दी जा सकती। बल्फाज़े दीगर, मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया। बल्फाज़े दीगर, मुलजिम का तमाम माल और जायदाद और छोड़ी हुई हर छोटी बड़ी शे भी आपके कब्जे और इख्तियार में चली जाएगी, है ना? आप बहुत दूर की सोच रहे हैं वकील साहब, वो इस्तेज़ाई अंदाज में बोली। अभी से फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, जब ऐसा वक्त आएगा तो देख लेंगे। नंबर 1, ऐसा वक्त कभी नहीं आने वाला, क्योंकि मुलजिम बाइज़्ज़त बरी हो जाएगा, मैंने बाआवाज़े बुलंद कहा। नंबर 2, मैंने दूर की हरगिज़ नहीं सोची, बल्कि आपके ख़ाबिदा मंसूबाजात की आसान अल्फाज में तशरीह की है। और नंबर 3, मेरे ख्याल से आपको अभी से फिक्र करने की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत। मेरे आखिरी अल्फाज की संगीनी ने इसे हिलाकर रख दिया। इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, लेकिन वो जल्द ही संभल गई और सपाट आवाज़ में बोली, आपकी इस धमकी का आखिर मतलब क्या है? ये धमकी नहीं, एक मुखलिसाना सलाह है नादरा साहिबा, मैंने बाशिगाफ अल्फाज में कहा। आप इस मुकदमे में अपने शौहर के खिलाफ जो किरदार अदा कर रही हैं, इसके बाद मुलजिम के दिलो दिमाग में आपके लिए सिवाय नफरत के और कुछ भी बाकी नहीं बचा। इस बात का इम्कान न होने के बराबर है कि मुलजिम की बाइज़्ज़त बर्रियत के बाद आप इसके साथ कहीं नज़र आएँ। बाकी जहाँ तक चाइल्ड कस्टडी का मामला है तो मैंने दानिस्ता तवक्कुफ़ करके वकील इस्तगासा की जानिब देखा और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मुलजिम जब मुलजिम नहीं रहेगा तो आपके हालिया अदालती किरदार की रोशनी में किरण की कस्टडी हासिल करने में इसे दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप इस दुनिया में बेयार व मददगार और तन्हा रह जाएंगी। आप मेरी तन्हाई और बेकसी की फ़िक्र न करें, इसकी बजाय अपने मौकिल पर तरजीह दें वकील साहब, ताकि आप इसकी हासिल की हुई भारी फीस को हलाल कर सकें। वो निस्बत आमेज़ बदतमीज़ी से बोली, अभी ये केस ख़त्म नहीं हुआ और मेरी इस बात को अच्छी तरह अपने भेजे में बिठा लें कि फ़ैसला आपने नहीं करना। इस काम के लिए जज साहब कोर्ट रूम में मौजूद हैं। यहाँ होने वाली तमाम तर कार्रवाई अदालत के रिकॉर्ड पर आ चुकी है। इस्तगासा की ये गवाह और मेरे मौकिल की मनकूहा नादरा इस तरह मुझे बराबर की टक्कर दे रही थी कि वकील सरकार को अभी तक अपना मखसूस नारा ऑब्जेक्शन योर ऑनर लगाने की ज़रूरत महसूस हुई थी और न ही मौका मिला था। आपने वकील इस्तगासा की लंबी चौड़ी जिरा के जवाब में मुलजिम के हाल, माजी और मुस्तकबिल का बड़ी सराहत के साथ जिक्र करते हुए से 3 औरतों को जोड़ा है, आरिफा, ताबिंदा और नादरा, यानी कि आप। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर खासे संगीन लहजे में कहा, इनमें से 2 ख़वातीन अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लिहाजा इनकी रूहों को किसी बेचैनी से गुजारना मुनासिब नहीं होगा। मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहूँगा। मैंने बात अधूरी छोड़कर उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया तो वहाँ मुझे गहरे तज़ब्ज़ुब के सिवा कुछ नज़र न आया। मैंने चिराग के सिलसिले को समेटते हुए मुतदिल अंदाज में कहा, वक़ुआ से चंद रोज़ पहले एक शाम मुलजिम ने आपके गाल पर जो थप्पड़ रसीद किया था, इसका तज़किरा तो 2-3 मरतबा हो चुका। मोअज़्ज़िज़ अदालत ये जानना चाहती है कि मुलजिम की इस इज़्तिरारी, जज्बाती और गुस्सैली हरकत का असल सबब क्या था? क्या आप इस सिलसिले में कुछ बताना पसंद करेंगी? मैं हकीकत बयान कर चुकी हूँ, वो उखड़े हुए लहजे में बोली। मकतूला ताबिंदा एक रोज़ अचानक मुलजिम से मिलने हमारे अपार्टमेंट पर आ गई थी। मकतूला के जाने के बाद हम मियाँ बीवी में शदीद नौयत का झगड़ा हुआ था। इस फसाद की जड़ मकतूला ही थी। जब मुलजिम के पास कहने को कुछ न बचा तो उसने तेश के आलम में मुझे तमाचा मार दिया था। ये तो वो पॉलिसी बयान है जो आपने अपनी पोजीशन को क्लियर करने के लिए अच्छी तरह रट रखा है, मैंने तंजिया लहजे में कहा, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। ठीक है, वो कीनातोज़ नज़र से मुझे घूरते हुए बोली, अगर मैं झूठी हूँ तो फिर हकीकत आप ही बयान कर दें, काबिल और होनहार वकील साहब।
میں نے اس کے ذہن میں بسے ہوئے الفاظ کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کے بعد نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں گواہ سے سوال کیا، کیا مقتولہ ملزم سے ملنے آپ لوگوں کے 3D گلشن اقبال والے اپارٹمنٹ پر آئی تھی؟ جی بالکل، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ ملزم کا صرف ایک وہی اپارٹمنٹ ہے۔ وہ کتنے بجے آئی تھی؟ دوپہر کے بعد، اس نے جواب دیا۔ لگ بھگ 6 پہر میں نے پوچھا، اور آپ دونوں کے بیچ جھگڑا غالباً شام میں یا رات میں ہوا تھا، ہے نا؟ ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اسی 13D والے اپارٹمنٹ میں؟ وہ زچ ہو کر بولی، جی ہاں۔ جھگڑے کے وقت آپ دونوں میاں بیوی کے علاوہ اپارٹمنٹ میں اور کون کون موجود تھا؟ صرف کرن، اس نے بتایا۔ وہ ہمیں لڑتے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کرن کے علاوہ اور کوئی باہر کا بندہ یا بندی؟ ہرگز نہیں، وہ پوری قطعیت سے بولی۔ آپ کسی احمد مختار کو جانتی ہیں؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ نہیں، اس نے بے ساختہ نفی میں گردن ہلائی، پھر کسی فوری خیال کے تحت اپنے پہلے بیان کی تردید کرتے ہوئے بولی، ہاں جانتی ہوں۔ احمد مختار تابش کا ایک دوست ہے اور کورٹ میں کام کرتا ہے۔ کیا اس روز احمد مختار بھی آپ کے اپارٹمنٹ پر موجود تھا؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ جھگڑے کے وقت موجود نہیں تھا، وہ جلدی سے بولی۔ تابش نے اسے بعد میں بلایا تھا۔ کس لیے؟ میں نے کڑے لہجے میں سوال کیا۔ ہم دونوں کے بیچ جاری جھگڑے کو نمٹانے کے لیے، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ اور اس موقع پر آپ کا بھائی شاکر علی بھی وہاں موجود تھا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر پوچھا۔ شاکر وہاں تھا یا نہیں تھا؟ اس نے مختصر جواب دیا۔ میں نے طویل سانس لیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ شاکر علی کو آپ ہی نے گھر آنے کو کہا تھا؟ وہ اپنے ساتھ 13D والے اپارٹمنٹ کی فائل بھی لے کر آیا تھا۔ شاکر نے مذکورہ فائل کو ملزم کے سامنے پھینکنے کے بعد برہمی سے کہا تھا، یہ لیں وہ منحوس فائل جس کی وجہ سے آپ نے میری بہن کو تھپڑ مارا ہے۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ میرے تابڑتوڑ سوالات نے اس تقاضا کی گواہ کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور اپنی جرح کی رفتار کو بڑھاتے ہوئے کہا، 13D والے اس اپارٹمنٹ کی مارکیٹ ویلیو اس وقت 12 لاکھ روپے ہے۔ ملزم اسے فروخت کر کے PCHS میں ایک بنگلہ خریدنا چاہتا تھا تاکہ رہائش اور کلینک ایک دوسرے کے نزدیک ہو جائیں۔ اس نے بنگلے کی خریداری کے لیے ضروری اضافی رقم کا بھی بندوبست کر لیا تھا، مگر آپ نے 3BDD والے اس لگژری اپارٹمنٹ کی فائل کو اپنی امی کے گھر واقع نارتھ ناظم آباد میں پچھلے 1 سال سے دبا رکھا تھا۔ اس دوران میں ملزم نے کئی بار آپ سے مذکورہ فائل کا تقاضا بھی کیا، لیکن ہر مرتبہ آپ نے ایک نیا بہانہ کر کے اسے ٹال دیا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ تو پھر میں کیا کرتی؟ وہ جھلاٹ بھرے لہجے میں بولی۔ میں تابش و تابندہ کے چکر سے آگاہ ہو چکی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنی پیشنٹ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ شروع میں نے ملزم کی شادیاں کرنے کی عادت سے ڈر کر اس فائل کو امی کے پاس رکھوا دیا تھا، لیکن جب مقتولہ کے ساتھ ملزم کے تعلقات بڑھنے لگے تو میں نے اٹل فیصلہ کر لیا کہ چاہے میری جان چلی جائے، وہ فائل میں کسی بھی حال میں تابش کے حوالے نہیں کروں گی۔ تو گویا وہ زناٹے دار تھپڑ اسی فائل کے ذیل میں تھا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ ملزم جب آپ سے مذکورہ فائل مانگ مانگ کر تھک چکا تو اس کا پیمانہ صبر و برداشت لبریز ہو گیا اور اس رات غصے میں اس کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ جواب دینے کے بجائے وہ اضطراری انداز میں اپنے ہونٹوں کا کباڑہ کرنے لگی۔ اس کی پراسرار اور مجرمانہ خاموشی نے میرے سوال کا جواب ہاں میں دے دیا تھا۔ میں نے اس آخری سوال کے ساتھ اپنی جرح کو موقوف کر دیا، نادرہ صاحبہ، کیا آپ کے گھر میں ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے؟ اس نے اقرار میں گردن ہلا دی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 2 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ آج ہمارے کیس کو بہت زیادہ وقت نہیں ملا تھا، میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جناب عالی، معزز، عدالت سے میری درخواست ہے کہ آئندہ پیشی پر اس تقاضا کے باقی ماندہ گواہوں کو ایک ساتھ عدالت میں پیش کرنے کے احکامات صادر کیے جائیں تاکہ اس کیس کو جلد از جلد اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ That's all, Your Honor۔ جج، انکوائری آفیسر، وکیل استغاثہ اور دیگر متعلقہ عدالتی عملے کو ہدایات دے چکا تو وکیل استغاثہ نے غیر دوستانہ انداز میں مجھ سے پوچھا، میرے فاضل دوست، آپ کے گواہوں کی کیا صورت ہے؟ 1 یا زیادہ سے زیادہ 2، اور وہ بھی حسب ضرورت؟
मैंने गोलमोल जवाब दिया। आपको डिफेंस के गवाहों के लिए फिक्रमंद होने की कतई ज़रूरत नहीं है। मैं इन्हें लाइन अप करके रखूंगा। वो खशम आलूद नज़र से मुझे घूर कर रह गया। इस तगासे का आखिरी गवाह और मेरे मौक्किल का अकलौता साला शाकिर अली था। वो भी अपनी बाजी नादरा की तरह एक दराज कामत गंदुमी रंगत वाला शख्स था। उसकी उम्र 30 से ज़्यादा थी। शाकिर अली का हल्फिया बयान रिकॉर्ड हो चुका तो वकील इस्तगासा जिरा के लिए उसके नज़दीक चला गया। शाकिर साहब, आप इस बंदे को कब से जानते हैं? वकील इस्तगासा ने एक्यूज बॉक्स में खड़े मुल्जिम की जानिब इशारा करते हुए सवाल किया। अच्छी तरह से या आम सी जान पहचान। जवाब देने के बजाय गवाह ने उल्टा अपने वकील से सवाल कर डाला। शाकिर के चेहरे के तासुरात से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इस वक्त कमरा अदालत में एक अरेंज सीन चल रहा था। बहरहाल मैं एक तमाशाई की तरह चुपचाप खड़ा इस ड्रामाई सीन से महसूस होता रहा। क्या इन दोनों जानकारी में कोई फ़र्क है? वकील इस्तगासा ने जोर देकर इस्तफसार किया। गवाह आंखें फैलाते हुए बोला, बहुत बड़ा फ़र्क। मोअज़्ज़िज़ अदालत इस फ़र्क का खुलासा चाहती है। देखें जनाब, शाकिर अली मोतदिल अंदाज में वज़ाहत करते हुए बोला, मुल्जिम से मेरी आम जान पहचान तो अरसा 10 साल से है, लेकिन जब बाजी नादरा की इससे शादी हुई थी उस वक्त मैं इस शख्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फिर कुछ अरसे के बाद इसकी पहली बीवी आरफा की पुरअसरार मौत का मामला सामने आया। बाज़ लोगों ने आरफा की मौत के हवाले से मुल्जिम पर शक भी किया, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैंने इस इशू को इतना संजीदा नहीं लिया था। ये बंदा मेरी बाजी के साथ ठीक चल रहा था, इसलिए मैं इसकी तरफ से मुतमईन रहा, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता इसकी ज़ात की खराबियाँ खुलकर सामने आने लगीं। बाजी की ज़बानी हमें पता चलने लगा कि मुल्जिम गुस्से का बहुत तेज़ है और गुस्सीली कैफियत में इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल वो वाक़या है जब इस शख्स ने एक मामूली फ़ाइल के लिए बाजी को थप्पड़ रसीद कर दिया था। हाँ, ये वाक़या अदालत के रिकॉर्ड पर आ चुका है, जिससे साफ ज़ाहिर हो जाता है कि मुल्जिम एक माहिर नफ्सियात से ज़्यादा एक नफ्सियाती मरीज़ है। वकील इस्तगासा ने बड़ी हुनरमंदी से जल्दी पर तेल का छिड़काव करते हुए कहा, जो मुआलिज अपनी जज्बात पर ही काबू न रख सके वो किसी मरीज़ का क्या खाक इलाज कर पाएगा। बहरकैफ आप अपनी बात जारी रखें। आम जान पहचान का तो मैंने जिक्र कर दिया वकील साहब, वो मोतदिल अंदाज में बोला। अब मैं आपको अच्छी तरह वाली जानकारी के बारे में बताता हूँ। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक आसूदा सांस खारिज की और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, इस जानकारी का आगाज़ उस वक्त होता है जब मुल्जिम ने मकतूला का इलाज शुरू किया। मैंने एक रोज़ इन दोनों को एक शॉपिंग मॉल में देखा तो इसे एक इत्तेफाक समझ लिया। फिर ये लोग मुझे रेस्टोरेंट और पार्क्स वगैरह में भी नज़र आए तो मेरे दिमाग में ख़तरे की घंटी बज उठी, क्योंकि इत्तेफाकात इतने तवातुर से नहीं हुआ करते। मैंने बाजी को सूरत हाल से आगाह करना ज़रूरी जाना। बाजी ने ये सब सुना तो हद दर्जा परेशान हो गई। इस मामले की तस्दीक के लिए उन्होंने मुझे मुल्जिम की जासूसी करने को कहा। मैंने ये काम नहायती एहतियात के साथ कर डाला। इस तहकीक और तफ्तीश से साबित हो गया कि डॉक्टर और पेशेंट में कोई संजीदा मामला बड़ी तेज़ी से मैच्योर हो रहा है। बाजी ने अम्मी से मशवरा किया तो अम्मी ने इन्हें सलाह दी कि मर्द एक ऐसा अड़ियल सांड होता है कि कोई औरत हमेशा के लिए इसे अपने खूंटे से बांध कर नहीं रख सकती। मुल्जिम को मजबूर और कमज़ोर करने का एक ही तरीका है कि इसकी किसी अहम शय को अपने कब्जे में कर लो। बाजी ने कहा कि मुल्जिम को किरण से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और किरण पूरी तरह मेरे काबू में है। इस पर अम्मी ने जोर देकर कहा कि मैं किसी मादी कीमती चीज़ की बात कर रही हूँ। किरण तो तुम दोनों की बेटी है, इसे मोहरा बनाकर खेलोगी तो कामयाबी और नाकामी के इम्कानात एक जैसे होंगे। अम्मी का उठाया हुआ नुक्ता बाजी की समझ में बैठ गया और बाहमी मुशावरत के बाद बाजी ने 13D वाले अपार्टमेंट की वो फाइल अम्मी के पास रखवा दी, क्योंकि इन्हीं दिनों मुल्जिम ने इस अपार्टमेंट को फ़रोख्त करने की बात शुरू कर दी थी। इसने बाजी को बताया था कि वो अपार्टमेंट को फ़रोख्त करने के बाद PCHS में अपने क्लिनिक के नज़दीक एक बंगला ख़रीदने का इरादा रखता है। लेकिन सच्ची बात तो यह है
کہ ہمیں اس کی سنائی ہوئی کہانی پر یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ انہی دنوں ملزم مقتولہ سے برابر ملاقاتیں کر رہا تھا اور یہ معاملات اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے تھے کہ وقوع سے چند روز پہلے مقتولہ ملزم کے گھر پر بھی آ گئی تھی۔ اس کے بعد ہی ملزم اور باجی میں شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا۔ استغاثہ کے گواہ نے اپنا طویل جواب مکمل کیا تو وکیل استغاثہ نے اپنی چرا موقوف کرنے کے بعد میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یور وٹنس پلیز۔ میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد استغاثہ کے گواہ کے نزدیک پہنچ گیا، پھر اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، شاکر صاحب، ابھی آپ نے ملزم کی بیوی سے بے وفائی اور اپنی شرلک ہومز کی جو داستان معزز عدالت کو سنائی ہے، میں اس کے ایک حصے سے خاصا متاثر ہوا ہوں۔ ایک حصے سے؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں کچھ سمجھا نہیں وکیل صاحب۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھیں، جہاں تک آپ نے ملزم اور مقتولہ کی غیر نصابی آؤٹ ڈور اینڈ ان ڈور ملاقاتوں کا ذکر کر کے اسے اپنی باجی سے بے وفائی قرار دیا ہے، میں آپ کے بیان کے اس حصے کو ایک دم بکواس اور جھوٹ کا پلندہ سمجھتا ہوں، کیونکہ ملزم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ یہ تو وقوع کے روز اس ہوٹل میں بھی نہیں گیا تھا جس کے کمرہ نمبر 104 سے مقتولہ تابندہ کی لاش ملی تھی۔ البتہ، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، البتہ آپ کے بیان کا وہ حصہ جس میں آپ کسی سراغ رساں کے مانند متحرک نظر آتے ہیں، اسے میں نے آپ کی شرلک ہومزی سے تعبیر کیا ہے، اور یہی حصہ میرے لیے متاثر کن اور ناقابل یقین ہے۔ میں کسی پراپرٹی ایجنٹ سے ایسی دھانسو کارکردگی کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ وہ میرے گہرے طنز کو بالکل بھی نہیں سمجھ پایا اور اسے اپنی تعریف جان کر اضطراری لہجے میں بولا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں؟ ڈیفنس سب جانتا ہے، میں نے گول مول جواب دیا۔ سب؟ کیا سب؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا، یہی کہ آپ اسٹیٹ کے دھندے میں پچھلے 3 سال سے ہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس سے پہلے آپ اداکاری کے شعبے سے وابستہ تھے، میری جانکاری غلط تو نہیں ہے شاکر صاحب؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے لگ بھگ 10 سال تک اسٹیج پر کام کیا ہے، پھر جب پرفارمنگ آرٹ رفتہ رفتہ زوال پذیر ہونے لگا اور اس پیشے سے گھر چلانا ممکن نہ رہا تو میں نے ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کر دیا تھا۔ آپ کی جانکاری غلط نہیں ہے، میں نے مچھلی کو تلنے سے پہلے ضروری مسالہ جات سے مزین کر دیا تھا، لہٰذا اپنی جرح کی رفتار بڑھاتے ہوئے میں نے استغاثہ کے گواہ سے پوچھا، آپ کے بیان سے صاف جھلک رہا ہے کہ آپ کی شرلک ہومزانہ تحقیق سے آپ اور آپ کی باجی نادرہ نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ ملزم عنقریب مقتولہ سے شادی کرنے جا رہا ہے، ایسا تھا یا نہیں؟ ایسا ہی تھا، وہ کمال ڈھٹائی سے بولا۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر یہ عدالت جاننا چاہتی ہے کہ؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے سوال کیا۔ ملزم نے استغاثہ کے موقف کے مطابق مقتولہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے اس ہوٹل کے کمرہ نمبر 104 میں کیوں بلایا تھا؟ وہ تو عنقریب مقتولہ سے شادی کرنے والا تھا، ہے نا؟ میرے اس کڑے استفسار نے استغاثہ کے گواہ شاکر علی کو حد درجہ بوکھلا دیا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، مجھے نہیں معلوم، کوئی تو وجہ ہوگی۔ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ فوراً اپنے گواہ کی مدد کو لپکا۔ میرے فاضل دوست استغاثہ کے معزز گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ایسی حرکت سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ جناب عالی، میں نے تو ایک سیدھا سادہ سوال کیا ہے جو گواہ کے بیان سے میل کھاتا ہے، پھر اس میں گواہ کو ہراساں کرنے والی کون سی بات ہے؟ میں نے وکیل مخالف کے اعتراض کے جواب میں کہا، اس انداز میں سوچنے کے لیے نیوٹن یا آئنسٹائن کے دماغ کی ہرگز ضرورت نہیں کہ ایک شخص اس عورت کو کیوں قتل کرے گا جس سے وہ شادی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب 2 ہی امکان ہیں، نمبر 1، ملزم اور مقتولہ کے درمیان ایسا کوئی بھی جذباتی تعلق نہیں تھا جو ان کی شادی پر منتج ہوتا، نمبر 2، اس حوالے سے استغاثہ کا موقف اور گواہ شاکر علی کی جاسوسی ایک من گھڑت کہانی کے سوا کچھ نہیں ہے، جس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ کسی گہری سازش کے تحت میرے معزز موکل کو اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ حقیقت وہ نہیں جو استغاثہ کی جانب سے دکھائی جا رہی ہے،
मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने वकील इस्तग़ासा और इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ देखा, फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं हकीकत को सामने लाकर ही दम लूँगा जनाब आली। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। जज ने वकील इस्तग़ासा के एतराज़ को रद्द करते हुए मुझसे कहा, प्लीज़ प्रोसीड फर्दर। शाकिर साहब, मैं इस्तग़ासा के गवाह पर हमलावर हुआ। क्या आपकी रिहाइश नाथ नाज़माबाद में है? जी हाँ, उसने इस बात में जवाब दिया। इस रिहाइशगाह में कुल कितने कमरे हैं? मैंने उसके ज़हन को गैर ज़रूरी ज़ावियों पर मसरूफ़ रखने के लिए एक ख़ास मकसद के तहत फ़ुज़ूल सवालात का सिलसिला शुरू कर दिया। वो 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट है, गवाह ने जवाब दिया। इस छोटे से फ्लैट में कुल कितने अफराद रहते हैं? 2, मैं और अम्मी, उसने बताया। लेकिन अब नातरा बाजी और किरण भी इसी फ्लैट में हमारे साथ रहते हैं। आपकी अम्मी का नाम क्या है? मेरे इन पे दर पे गैर मुतालिक सवालात पर वकील इस्तग़ासा बरहम तो हो रहा था, मगर उसने किसी किस्म की मुदाखलत से मुकम्मल परहेज़ ही किया था। शाहिदा परवीन, गवाह ने मेरे सवाल का जवाब दिया। मैंने जवाब दिया, शाहिदा साहिबा की उम्र कितनी होगी? 65 साल। क्या आपके घर में टेलीफोन की सहूलत मौजूद है? जी नहीं। मगर आपकी बाजी नादरा ने तो इस सवाल का जवाब हाँ में दिया था। मैंने सवालिया नज़र से इसे घूरा। बाजी ने अपना वाला अपार्टमेंट समझा होगा। वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला, गुलशन वाले इस घर में टेलीफोन लगा हुआ है। मेरा मकसद पूरा हो गया था, चुनाचे मैंने आपसे तुम पर आते हुए ठोस लहजे में इस्तफसार किया। इसका मतलब है कि वक़ुआ के रोज़ मकतूला को इस होटल के कमरा नंबर 104 में बुलाने के लिए तुमने 13D वाले अपार्टमेंट से फ़ोन किया था? जी हाँ, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, लेकिन जल्दी ही इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं भला मकतूला को फ़ोन क्यों करूँगा? वो घबराई हुई आवाज़ में वजाहत करते हुए बोला, मेरा मकतूला से क्या लेना देना? तीर कमान से और अल्फाज ज़बान से निकल जाएं तो किसी भी किस्म की लीपा पोती इन्हें वापस नहीं ला सकती। मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, तुम्हारी ये लूली लंगड़ी और अंधी बेरी वजाहत मुअज़्ज़ज़ अदालत को मुतासिर नहीं कर सकती। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तग़ासा की तेज़ आवाज़ कमराए अदालत में गूंजी। मेरे फाजिल दोस्त ने गैर ज़रूरी और गैर मुतालिक सवालात करके इस्तग़ासा के गवाह के जहन को बुरी तरह उलझा दिया था, इसलिए बेध्यानी में उसके मुंह से जी हाँ निकल गया। मुअज़्ज़ज़ अदालत इस पॉइंट को नोट कर सकती है कि ज़ेर समाअत केस का भला गवाह की वालदा के नाम और उम्र से क्या ताल्लुक, और फिर यह भी मुमकिन नहीं कि मियाँ बीवी के झगड़े बल्कि अलहदगी के बाद मुलजिम गवाह को अपने घर में घुसने और अपने फ़ोन से मकतूला को कॉल करने का मौका फराहम करे। डिफेंस अपनी वाज़ेह शिकस्त को छुपाने के लिए इस किस्म की भोंडी और आमियाना हरकतें कर रहा है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे वकील साहब? जज ने मुझसे पूछा। कुछ नहीं, बहुत कुछ जनाब आली, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। ये बात मुअज़्ज़ज़ अदालत के रिकॉर्ड पर मौजूद है कि मैंने इस्तग़ासा के एक गवाह और मकतूला के वालिद गिरामी ज़हूर हुसैन से जिरा के नाम पर एक सवाल भी नहीं किया था, बल्कि जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मुझे जिरा की दावत दी तो मैंने ये कहते हुए गवाह का इंटरव्यू करने से साफ इनकार कर दिया था, ज़हूर हुसैन के बयान से मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। तो इससे क्या साबित होता है? वकील इस्तग़ासा ने मानदाना नज़र से मुझे देखा। मैंने इसके सवाल का जवाब देने के बजाय बदस्तूर जज से मुखातिब रहते हुए अपनी वजाहत का अमल जारी रखा। मेरे इस मुकम्मल इत्तेफाक का मरकज़ी ख्याल ये था कि ज़हूर हुसैन के बयान के मुताबिक वक़ुआ के रोज़ मुलजिम ने अपने घर वाले फ़ोन से कॉल करके इनकी बेटी मकतूला ताबिंदा को मुलाकात के लिए एक मकामी होटल में बुलाया था। ये बात मकतूला ने अपने वालिद को बता दी थी, इसीलिए गवाह को याद भी रह गई। कुल मिलाकर नतीजा ये बरामद हुआ कि वो कॉल मुलजिम के घरेलू नंबर ही से की गई थी। इस्तग़ासा ने कब कहा कि वो कॉल कहीं और से की गई थी? वकील इस्तग़ासा ने खफकी आमेज़ अंदाज में कहा, आप खामखा मामले को उलझा रहे हैं मेरे दोस्त। वक़ुआ के रोज़ मुलजिम ही ने अपने घर से कॉल करके मकतूला को मज़कूरा होटल पहुंचने के लिए कहा था। आई एम सॉरी माई डियर काउंसलर, मैंने वकील इस्तग़ासा की आंखों में आंखें डालकर अटल लहजे में कहा। वो कॉल मुलजिम के घर से ज़रूर की गई थी, मगर कॉल करने वाला मुलजिम डॉक्टर ताबिश हरगिज़ नहीं था। वो ऐसा करने की पोजीशन में नहीं था, बिल्कुल नहीं।
पोजीशन में क्यों नहीं था? वकील इस्तगासा ने तपते हुए लहजे में कहा। क्या इसके हाथ पांव में मेहंदी लगी हुई थी या किसी खतरनाक रोड एक्सीडेंट में इसकी हड्डियां चूर चूर हो गई थी? मैं वकील इस्तगासा की बेबसी और झुंझुलाहट से महसूस हो रहा था। मैं इसे एक ऐसे पॉइंट पर ले आया था जिसके बाद अपने बाल नोचने और दीवार में टंकारे मारने का मरहला शुरू होता था। ये दोनों ही वजह नहीं थी मेरे फाजिल दोस्त, मैंने एकदम शांत लहजे में कहा, बल्कि वो कोई तीसरा ही मामला था। अब ये क्या? वो सिटपिटा कर रह गया। आप कौन से तीसरे मामले की बात कर रहे हैं? इस मामले का नाम है मुलजिम की हैदराबाद यात्रा। मैंने रसानियत भरे लहजे में जवाब दिया। मुलजिम के एक डॉक्टर दोस्त विजय कुमार हैदराबाद में रहते हैं। विजय कुमार आई सर्जन हैं। उन्होंने हैदराबाद में अपना आई अस्पताल खोला है। इसी अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए मौरखा 7 जनवरी की सुबह मुलजिम लगभग 9 बजे हैदराबाद के लिए रवाना हो गया था और इसकी वापसी दोपहर 5 बजे हुई थी। वो घर आने के बजाय सीधा अपने क्लिनिक चला गया था। इसी शाम पुलिस ने मुलजिम को इसके क्लिनिक से मकतूला ताबिंदा के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया था। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ करके हाज़रीन अदालत पर एक उचटती सी निगाह डाली, फिर जज से मुखातिब होते हुए अपनी बात जारी रखी। जो शख्स वक़ुआ के रोज़ यानी कि 7 जनवरी के दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कराची शहर में मौजूद ही नहीं था, वो अपने घर वाले टेलीफोन से मकतूला को कॉल कैसे कर सकता है? और इसी दौरान में वो दोपहर 2 और 3 बजे के दरमियान एक मकामी होटल के कमरा नंबर 104 में पहुंचकर मकतूला को एक सरीउल असर जहर आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड कैसे दे सकता है? क्या हम इस पुरअसरार मामले को फोर्थ डायमेंशन और टाइम एंड स्पेस के खाते में डाल सकते हैं? फोर्थ डायमेंशन क्या भला है? वकील इस्तगासा ने हैरत भरे लहजे में मुझसे इस्तफसार किया। आपने वजह फरमाया मेरे फाजिल दोस्त, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फोर्थ डायमेंशन वाकई बहुत बड़ी बला है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को कुल 11 डायमेंशन में तख्लीक किया है। आमतौर पर इंसान 3 डायमेंशंस में ज़िंदगी गुजारते हैं। करोड़ों और अरबों में कोई एक इंसान फोर्थ डायमेंशन का मज़ा चखने का अहल होता है और ऐसे अफराद की गालिब तादाद अल्लाह के दोस्तों की है। वो बरगुज़ीदा लोग फोर्थ डायमेंशन के तवस्सुत से ज़मानो मकान टाइम एंड स्पेस की कैद से आज़ाद होकर एक ही वक्त में एक से ज़्यादा मकामात पर मौजूद रह सकते हैं। मगर अफसोस कि इस केस के मुलजिम का शुमार इन शर्फ याफ्ता औलिया अल्लाह में नहीं होता, लिहाजा ये मुमकिन नहीं कि वो बैक वक्त कराची और हैदराबाद में मौजूद हो। किसी के वलीउल्लाह होने के बारे में आप वसूख से कुछ नहीं कह सकते, वकील इस्तगासा ने तंज़िया लहजे में कहा। ऐसे मामला सिर्फ अल्लाह ही जानता है। एग्रीड, मैंने इस लफ्ज़ को खूब खींचकर तलखी भरे अंदाज में कहा। मैंने मुलजिम को औलिया अल्लाह में शुमार नहीं किया तो आपने फ़ौरन मुझ पर एतराज़ जड़ दिया। चलें, अब मैं कहता हूँ कि मुलजिम एक मुस्तनद वलीउल्लाह है। मेरे इस बयान के बाद बारे सबूत आपके कंधों पर आ जाता है मेरे दोस्त। किस सबूत का बोझ? वो बेपरे हुए लहजे में बोला। आपने मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने ये साबित करना है कि कोई अल्लाह का वली मनसूबाबंदी करके किसी जीते जागते इंसान को आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के ज़रिए जहरीली मौत से हमकिनार कर सकता है। वकील इस्तगासा अपने ही फेंके हुए जाल में फंसकर रह गया था। इसके पास मेरे इस मंतकी सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बेबसी से बकलें झांकने लगा। इंटरेस्टिंग, जज की सताइश भरी आवाज़ मेरी समात तक पहुंची। ये बात तो वाज़ेह हो जाएगी कि मुलजिम मकतूला की मौत के वक्त चाय वारदात से कई किलोमीटर दूर हैदराबाद में था, मगर इसके लिए आपको कोई ऐसा मुस्तनद और मोतबर गवाह अदालत में पेश करना पड़ेगा जिसने मुलजिम को मज़कूरा रोज़ हैदराबाद में देखा हो। मैं एक से ज़्यादा गवाह भी पेश कर सकता हूँ, मगर सरे दस्त मैंने मुलजिम के दोस्त आई सर्जन को लाइन अप कर रखा है। डॉक्टर विजय कुमार इस वक्त अदालत के कमरे में मौजूद हैं। अदालत का जब हुक्म होगा इन्हें विटनेस बॉक्स में खड़ा कर दिया जाएगा। मेरे इस सनसनीखेज़ इंकशाफ ने हाज़रीन अदालत के अलावा इंक्वायरी ऑफिसर, वकील इस्तगासा और इनके गवाह शाकिर अली को मुश्किल में डाल दिया। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कोर्ट रूम में आगे क्या होने जा रहा है। डिफेंस अपने गवाह विजय कुमार आई सर्जन को गवाही के लिए पेश करे। जज की आवाज़ कमरा अदालत में गूंज उठी।
آئندہ 5 منٹ میں یہ انتہائی اہم اور نازک مرحلہ بھی گزر گیا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، یہ تو ثابت ہو گیا کہ مقتولہ تابندہ ظہور کی موت کا ذمہ دار ڈاکٹر تابش نہیں ہے، مگر اصل سوال اب بھی اپنی جگہ پر سر اٹھائے کھڑا ہے کہ ملزم کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والے فون سے مقتولہ کو کس نے کال کی تھی، اور وہ بھی ملزم کے لب و لہجے میں، جبھی تو مقتولہ اس مقامی ہوٹل کے کمرہ نمبر 104 میں پہنچی تھی۔ جناب عالی، میرا کام تھا اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنا، اور میں نے اپنا یہ فرض خوش اسلوبی سے نبھا دیا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ باقی جہاں تک مقتولہ کے قاتل کو ڈھونڈنے کا معاملہ ہے تو یہ سراسر استغاثہ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، البتہ میں اس سلسلے میں ایک رہنما اشارہ دے سکتا ہوں، اگر میرے فاضل دوست کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ بات کے اختتام پر میں نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ میری اس کاری چوٹ پر وہ ندامت آمیز انداز میں دوسری سمت تکنے لگا۔ انکوائری آفیسر نے اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، آپ کس اشارے کی بات کر رہے ہیں وکیل صاحب؟ یہ تو طے ہو چکا کہ وقوع کے روز ملزم کے گھریلو نمبر سے مقتولہ کو کال کی گئی تھی۔ میں نے پر اعتماد لہجے میں بولنا شروع کیا۔ اس دن ملزم اپنے گھر میں موجود نہیں تھا، لہٰذا یہ بھی طے ہی سمجھیں کہ وہ کال کرنے والا کوئی ایسا شخص ہے جسے مذکورہ اپارٹمنٹ تک رسائی ہو، یعنی اس کے پاس اپارٹمنٹ کی ڈپلیکیٹ چابی ہو، اور ایسی ہستی ایک ہی ہے، اور وہ ہے ملزم کی تاحال بیوی نادرہ خاتون۔ لیکن مقتولہ کو کال کسی مرد نے کی تھی، کوئی ایسا مرد جو ملزم کی آواز کی نقل کرنا جانتا ہو۔ اگر آپ میری اس تھیوری کو گہری توجہ سے دیکھیں گے تو آپ کی نگاہ صرف اور صرف ایک شخص پر آ کر ٹک جائے گی۔ میں نے دانستہ ڈرامائی انداز میں اپنی بات کو نامکمل چھوڑا تو کورٹ روم میں موجود ہر شخص کی نگاہ مجھ پر ٹک گئی۔ آپ کس شخص کی بات کر رہے ہیں وکیل صاحب؟ انکوائری آفیسر نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ بھی چپ نہ رہ سکا۔ اس کی اضطراری آواز میری سماعت تک پہنچی۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو اس کے بارے میں کھل کر بتائیں۔ میں نے اشارہ دینے کی بات کی تھی میرے فاضل دوست، میں نے تیکھے لہجے میں کہا، اور واضح اشارہ یہ ہے کہ مذکورہ شخص ایک اسٹیج آرٹسٹ ہے، وہ دوسرے افراد کی آوازوں کی نقل کا ماہر ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ شخص اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ آخری جملہ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا، مگر میری بات ختم ہوتے ہی کورٹ روم مچھلی بازار کا نقشہ پیش کرنے لگا۔ ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہا تھا۔ اسی شور و شغب اور ہنگام کا فائدہ اٹھا کر استغاثہ کے گواہ شاکر علی نے وٹنس باکس سے نکل کر کمرہ عدالت کے دروازے کی جانب دوڑ لگا دی، اور کسی کا اس کی طرف دھیان گیا یا نہیں، مگر میں نے اسے مسلسل اپنی نگاہ میں رکھا ہوا تھا۔ پکڑو، قاتل بھاگ رہا ہے، میں نے حلق کی پوری قوت سے چیخ کر کہا، جانے نہ پائے۔ میرے بعد جج کی تحکمانہ آواز ابھری۔ وہ متعلقہ عدالتی عملے کو ہنگامی نوعیت کی ہدایات جاری کر رہا تھا۔ ان ہدایات کی روشنی میں مسلح اہلکاروں نے شاکر علی کو دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی دبوچ لیا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ گزشتہ پیشی کے اختتامی لمحات میں کورٹ روم کے اندر جو ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس کے بعد جج نے استغاثہ کے 2 گواہوں شاکر علی اور کبیر خان کو شامل تفتیش کرنے کے احکامات صادر کر دیے تھے۔ شاکر علی کو تو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا تھا، مگر کبیر خان کی گرفتاری کے لیے سندھ پولیس کو سرحد پولیس کی مدد لینا پڑی تھی، کیونکہ وہ اپنی گواہی دینے کے بعد لمبی چھٹی پر گاؤں چلا گیا تھا۔ شاکر علی نے کبیر خان کے تعاون سے ہی یہ مذموم منصوبہ پایۂ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ جب اصل مجرم پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان کھلوانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی۔ نادرہ کے عدم تحفظ کے احساس، شوہر پر شک اور فطری بد مزاجی نے جو گل کھلائے تھے، انہوں نے ہنستے بستے چمن کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ شاکر نے اپنی باجی کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے غلط راستے کا انتخاب کیا، اور پھر وہ اس راستے پر بے تحاشا دوڑتا چلا گیا۔ مال و جائیداد کی ہوس اور نفرت و عداوت کی تپش انسان کو اندھا دھند عمل پر مجبور کر دیتی ہے۔